जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस प्री टाइम बैच प्रीलिम्स के लिए सबसे बेहतरीन जो क्रैश कोर्स है वहां पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग करने क्या वाले हैं, आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास को यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। और उस क्लास के अंतर्गत किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाएंगे, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे किया जाएगा, इन सब बातों को आज की क्लास में हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से करना चाहता हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा कि 14 मई को जितने भी लोग यूपी पीसीएस एग्जाम की टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं, उनका 14 मई को पीसीएस का एग्जाम होने वाला है। और आयोग ने कहा भी है कि वो एक वीक के अंतर्गत जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। इसके साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि भाई 28 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम यहां पर शेड्यूल किया जा चुका है। और इसका भी जो आपका नोटिफिकेशन है, इसका भी जो फॉर्म भरने का एप्लीकेशन है, वो फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। अब से लेकर के 14 मई के मध्य में आपके पास केवल 105 दिन शेष बचा हुआ है। ध्यान रखिएगा, केवल 105 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। और अब वो समय है, आपने पूरे एक साल मेहनत किया। देखिए, दो बातें होती है जब एग्जाम बहुत नजदीक आता है ना, तो दो बातें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये भाई कि जिसने पूरे साल मेहनत किया है, उसको एग्जाम से पहले और मेहनत करने की यहां पर आवश्यकता होती है, ताकि उसका क्या हो, रैंक इंप्रूव हो, उसके नंबर इंप्रूव हो। जो उसने गलतियों को इस पूरे समय में देखा हुआ है, वो गलतियां यहां पर क्या हो, कम हो। दूसरी बात, अच्छा मानो कोई एक व्यक्ति ऐसा है, कोई एक ऐसा एस्पिरेंट है जिसने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, या तो वो जॉब में व्यस्त था, या तो फिर अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई में व्यस्त था, या फिर कहीं और वो बिजी था। लेकिन जब एग्जाम नजदीक आता है ना, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत करने का समय अब आ चुका है। अगर अब से लेकर के आने वाले 100 और 105 दिनों में आप लोग अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर के तैयारी करते हो प्रीलिम्स एग्जाम की, गारंटी है कि आप लोगों का प्रीलिम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग वहां पर करके आओगे। लेकिन बातों को समझना, अच्छा परफॉर्मेंस कब करोगे, जब आपके पास कोई एक स्ट्रेटजी होगी। अगर आपके पास स्ट्रेटजी अभी तक आपने बनाया नहीं है, तो ये वो समय है कि जब आप यूपीएससी हिंदी के साथ जुड़ करके प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स को देख सकते हो। अभी तक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो हमारा पहला बैच था, वो 5 जनवरी को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और 5 जनवरी से अभी तक हमने इकोनॉमिक्स की पूरी क्लासेस वहां पर कंप्लीट की हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इतनी अच्छी इकोनॉमिक्स क्लास कहीं पर नहीं हुई होगी। सैंपल क्लासेस यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप जरूर देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना कि वहां पर सिर्फ इकोनॉमिक्स की क्लासेस नहीं हुई, हमने इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया। प्लस इकोनॉमिक्स की पीवाईक्यू बेस्ड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनकी हम लोग ने प्रैक्टिस भी की है। कल की ये क्लास अभी वहां पर होने भी वाली है, उस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चंस का पंचायत करने वाले हैं। गूगल मीट के थ्रू जो भी एस्पिरेंट वहां पर शामिल है, उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, ताकि एक बहुत अच्छा हेल्दी कंपटीशन का एनवायरमेंट क्रिएट हो पाए। तो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स यूपीएससी हिंदी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। प्री टाइम बैच का नाम है, आप लोग यहां पर देख सकते हो कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों एग्जाम को टारगेट करके यहाँ पर चीजों को शामिल किया गया। प्रॉपर 120 घंटे की क्लासेस होने वाली है। नया बैच आप लोगों का 6 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो ये डिटेल आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। 6 फरवरी से आप लोगों का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जिनको भी प्रीलिम्स के लिए अभी स्ट्रेटजी का उनके पास कोई आइडिया नहीं है, वो लोग ये बैच जरूर ज्वाइन करें। बहुत कम फीस है, ठीक है, केवल 2000 रुपए इसकी फीस है। और आप देख सकते हो यहां पर 120 घंटे के अंतर्गत जीएस का पोर्शन और स्टैटिक का पोर्शन दोनों यहां पर कंप्लीट करा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है दोस्तों कि हम लोग यहां पर एक हेल्दी कंपटीशन करते हैं, और हेल्दी कंपटीशन के थ्रू एक मोटिवेशन का एनवायरमेंट। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना कि प्रीलिम्स एग्जाम जब नजदीक आता है, बहुत से लोग डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं रहती है। तो इन सब समस्याओं का एकमात्र सॉल्यूशन यहां पर आप लोगों को प्री टाइम बैच के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसकी क्लासेस अपने में बहुत शानदार चल रही हैं। जिसको भी सैंपल क्लास देखनी है, आपको सैंपल क्लास जरूर देखेगा और इस बैच को जरूर ज्वाइन करेगा। स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग अपनी पहली क्लास से, ठीक है। आज हम लोग का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास यहां पर स्टार्ट हो रही है। ध्यान दीजिएगा, 2-3 बातों को समझिएगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक ऐसा सेक्शन है, ठीक है, एक ऐसा पोर्शन यहां पर होता है ना कि जो कि है तो बहुत ईजी, लेकिन चूंकि इसके लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता है, कोई रिसोर्स नहीं होता कि हम लोग किस बुक को पढ़ करके, किस कंटेंट को पढ़ करके और कैसे एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। क्योंकि ये पूरा सिलेबस बहुत डायनामिक है, बहुत डायनामिक है। यहां पर जितने संस्थान है, जितने ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व भर में बने हुए हैं, जितने ट्रीटीज हुए हैं, जितने कन्वेंशन हैं, जितने भारत के अंतर्गत एक्ट है, उन सब की बातें यहां पर शामिल हो जाती हैं। इसलिए पूरा सेक्शन क्या होता है ना, बहुत डायनेमिक हो जाता है। और चूंकि विद्यार्थियों को, एस्पिरेंट्स को एक जगह पर सारे कंटेंट नहीं मिल पाता, तो वो इस पूरे सिलेबस में क्या कर जाते हैं, भटक जाते हैं। या तो वो इसको सही प्रकार से पढ़ते ही नहीं है, और अगर पढ़ते हैं तो इतने सारे कंटेंट फॉलो करने लग जाते हैं, इतनी मोटी मोटी कंटेंट फॉलो करने लग जाते हैं कि उनका सिलेबस कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाता है।
इस पूरे क्लास के अंतर्गत मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक शेड्यूल बनाया हुआ है, ध्यान रखिएगा। देखिए शेड्यूल देखने का प्रयास करना, और शेड्यूल अपने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करता है। पहला जो टॉपिक आज के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं वो है इन्वायरमेंट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता का पूरा टॉपिक है, इसको भी यहां पर देखेंगे। हम लोग सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के मतलब को नहीं समझेंगे, इसके संदर्भ में जितनी संस्थान बनाई गई, जितने एक्ट लेकर के आ गए भारत में, भारत किन किन एक्ट में शामिल है, भारत कौन कौन से यहाँ पे प्रयास कर रहा है, उन सारी बातें को यहां पर शामिल किया जाएगा। तो पूरी सिलेबस होगा यहां पर कंप्लीट। लेक्चर नंबर 1 के अंतर्गत इतना लंबा सिलेबस यहां पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। लेक्चर नंबर 2 में क्या होगा भाई, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। हालांकि बायोस्फीयर रिजर्व को मैं पहले चैप्टर में कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा, ताकि लेक्चर 2 में हम लोग क्या करें, कुछ एडवांस लेकर के टॉपिक को चल रहे होंगे, ठीक है। थर्ड टॉपिक हम लोग का क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, जितने संगठन और सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं, उन सब की बातें हम लोग लेक्चर नंबर 3 के अंतर्गत करेंगे, क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में। लेक्चर नंबर 4 क्या है भाई, पॉल्यूशन एंड द ओजोन डिप्लेशन, प्रदूषण और ओजोन क्षरण। अब प्रदूषण से मेरा मतलब यहां पर यह कि जितने प्रकार के प्रदूषण हो सकते हैं, भारत सरकार ने किन किन प्रदूषणों को रोकने के लिए कौन कौन से एक्ट लेकर के आया हुआ है, और भारत किन किन इंटरनेशनल ट्रीटीज का पार्टनर है, इनकी भी बातें यहां पर की जाएंगी, ध्यान देना। लेक्चर नंबर 5 भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने इन्वायरमेंटल लॉज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मूवमेंट्स हैं, और लेक्चर नंबर 6 जो टॉपिक यहां पर आप लोगों का बच गया, उसको मिसलिनियस के अंतर्गत यहां पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और लेक्चर नंबर 7 आप लोगों का होगा, जहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी तक प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न पूछे गए होंगे उनका एक कलेक्शन बनाएंगे, ठीक है, 20, 25, 50 क्वेश्चन का, ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, अगर मैं एक साल में यहां पर पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न की बात करूं, तो ध्यान दीजिएगा। आप यहां पर देखिए कह रहा है भाई कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ये क्या है ना, ये यूपी पीसीएस का पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चंस के पैटर्न का यहां पर एक ग्राफ दिया गया, ठीक है, कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। ध्यान देना, पैटर्न है बस, ठीक है, रैंडम हो सकता है कि किसी प्रश्न को आप करंट अफेयर्स का मानते हो और यहां पर उसको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत शामिल किया गया हो, ठीक है। मैंने उसको एक एनालिसिस किया था पिछले 5 वर्षों के, पिछले 5 ईयर के पैटर्न्स का, लेकिन उस आधार पर यहां पर मैं आप लोगों से चीजों को डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, देखो पर्यावरण और पारिस्थितिकी से, ठीक है, हमने देखा भी था पिछली बार जब हम इकोनॉमिक्स की क्लास कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑन एवरेज 12 से 13 प्रश्न आप लोगों को यूपी पीसीएस में इकोनॉमिक्स के दिख जाते हैं। इसी प्रकार से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2021 में 10 प्रश्न पूछा गया, 2020 में 8, 22, 2019 में 22 प्रश्न यहां पर शामिल किया गया है, ठीक है। 2018 में 19 प्रश्न, 2017 में 14 प्रश्न है। तो अगर आप एक औसतन अनुमान यहां पर लगाओ, अगर आप एक औसतन अनुमान यहां पर लगाओगे, तो आपको 15 प्रश्न के राउंड यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। 15 प्रश्न कहां से पूछे गए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से पूछे गए। यहां पर स्टैटिक पोर्शन भी शामिल होगा, यहां पर डायनामिक पोर्शन भी शामिल होगा, दोनों बातें ध्यान में रखना। अब जैसे मानो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अभी क्या हुआ, भारत में चीता को लेकर के आया गया है, ठीक है, नामीबिया से 8 चीते भारत के अंतर्गत आए, प्राइम मिनिस्टर जी खुद गए थे वहां पर, ठीक। तो ये पूरे प्रोसेस में अब चीता पर अगर कोई प्रश्न बनकर के आता है, तो वो करंट अफेयर्स का भी प्रश्न है, वो स्टैटिक पोर्शन का भी प्रश्न है, तो इस समय थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, लेकिन बिल्कुल निश्चित रहिएगा, हम लोग इस पूरी सीरीज के अंतर्गत क्या करने वाले हैं, करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन दोनों को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो यूपी पीसीएस का पैटर्न ये है कि 15 प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। अच्छा, यूपीएससी के पैटर्न की बात करूं मैं आप लोगों से, तो देखिए इन्वायरमेंट का जो पूरा टॉपिक है, उसमें 2020 में 10 प्रश्न पूछे गए, इसी प्रकार 11, 13, 15, 18, 11, ऑन एवरेज कितने प्रश्न यहां पर भी 15 प्रश्न है, ठीक है। तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में ही औसतन 15 प्रश्न जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये आपका, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस में इसकी जो भूमिका है वो बहुत अच्छी खासी है। लेकिन समस्या क्या है, समस्या तो ये है भैया कि रिसोर्स तो है नहीं हमारे पास। अब जब रिसोर्स है नहीं तो हम करेंगे क्या, कि जो भी हमारे भैया बुजुर्ग दादा नानी ने कह दिया कि भैया इस कोचिंग की इस नोट्स को पढ़ लो, हम उसको पढ़ने बैठ जाते हैं। वो काम नहीं करना है, ठीक है। 6 से 7 क्लास में मैं इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। एक क्लास की जो लेंथ होगी करीब 1 से 1.5 घंटे के राउंड में होगी, तो हम लोग पूरे क्लासेस के थ्रू हर क्वेश्चंस को, हर टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, हम लोग उस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं कुछ फिगर लेकर के आया हूं, जब फिगर की आवश्यकता पड़ेगी तो ये डायग्राम मैं आप लोगों को वहां पर दिखाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग बहुत बेसिक चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखना भाई,
देखो चूंकि लेक्चर नंबर 1 है तो यहां पर कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। डेफिनेशंस बिल्कुल निश्चिंत होकर के देखना, परेशान मत होना कि सर डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो पूरा सेक्शन है ना, ये आपके समझने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चूंकि समझना आप लोगों को इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो एकदम निश्चिंत होकर के चीजों को पढ़ो, जहां पर चीजें समझ में ना आ रही हो वहां पर एग्जांपल के थ्रू चीजों को हम समझाएंगे। और अगर फिर भी कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोग क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में वहां पर शिफ्ट करेंगे, जैसा कि हमने इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज के अंतर्गत किया था। जितने भी आप लोगों के डाउट्स आए थे उन डाउट्स को मैंने क्या किया था कि नेक्स्ट क्लास में लाकर के वहां पर चीजों को डिस्कस कर दिया था, ठीक है। चलो भाई देखो, आज हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो टर्म देखने वाले हैं वो टर्म है आपका इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट। अब हम लोग आ जाते हैं अपने फेज में, ताकि हम लोग को चीजें समझ में भी यहां पर आए, ठीक है। अभी तक तो क्या था भाई, थोड़ा मोटिवेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बीच बीच में क्या करना, आप लोग कुछ मोटिवेशनल पोयम पढ़ा करो, ठीक है। वो मैं यूट्यूब पर रील्स देखने को नहीं कह रहा हूं कि वो कोई IAS अधिकारी था तो उसकी शादी कैसे हो रही है, ठीक है, वो आता है तो उसकी एंट्री कैसे होती है, ऐसे वीडियोस मत देखिए, ठीक है। अगर आपको वहां से मोटिवेशन मिलता तो देखिए भी, लेकिन मेन फोकस ये रखना है कि पढ़ाई को लेकर के अगर कुछ समस्या आ रही है तो यूपीएससी हिंदी टीम से डायरेक्ट डिस्कस करो आप लोग, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक फैमिली भी है यहां पर। यूपीएससी हिंदी का जो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है उसका नाम ही है यूपीएससी हिंदी परिवार। तो हम लोग एक फैमिली है, इस फैमिली की बात को समझिएगा। कोई भी समस्या हो जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। देखो भाई, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो इसको हम लोग कहते हैं पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण कहा जाता है। अच्छा, जो पूरा पर्यावरण का जो टर्म है ना, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। एक आपका परि और दूसरा आवरण। समझ में आ रही बातें। परि का मतलब क्या हुआ भाई, जो आपके चारों तरफ है, और आवरण एक लेयर। तो आपके चारों तरफ स्थित जो लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट। मतलब क्या, आपके अगल बगल जो भी चीजें दिखाई दे रही है वो आपके इन्वायरमेंट का एक पार्ट होता है। सबसे बेसिक टर्म यहां पर इन्वायरमेंट का डेफिनेशन यही हो सकती है। पृथ्वी पर जितने भी प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, भूमि, जल, ठीक है, एयर, वो सब क्या है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं। और इनको सामूहिक रूप से मिला करके इनको एक प्रॉपर एक मिक्स करके हम लोग क्या कहते हैं, जब इनका प्रॉपर एक सेट बनाया जाएगा, यूनियन सेट, तो उसको हम लोग कहेंगे इन्वायरमेंट। बात क्लियर है। मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं फिर से। यहां पर देखना भाई, देखो जो इन्वायरमेंट होता है ना, ठीक है, जो इन्वायरमेंट होता है इसके अंतर्गत दो तीन चीजें यहां पर शामिल होती हैं। पहली बात तो क्या भाई, आपका जो एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है, जो आपका एटमॉस्फेयर होगा वो क्या होगा, यहां पर इस पर्यावरण का एक पार्ट होता है। वायुमंडल जो होता है वो इस पर्यावरण का एक पार्ट होता है। इसी प्रकार से आप देखो तो जो लिथोस्फीयर होता है, जो आपका, ठीक है, लिथोस्फीयर होता है, जो आपका स्थल मंडल होता है, वो भी क्या होता है, पर्यावरण का एक पार्ट होता है। इसी प्रकार से आप देखो तो हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर जो होता है, ठीक है, जो आपका जल मंडल होता है वो भी क्या होता है, वो भी आपका इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। और आप यहां पर एक अगर बायोस्फीयर को भी यहां पर ऐड कर लो, आप यहां पर क्या कर लो, जीव मंडल को भी यहां पर अगर ऐड कर लोगे। अच्छा देखिए, एक बात समझिएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है तो हो सकता है आप लोगों को राइटिंग समझ में ना आए, लेकिन मैं चीजों को प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ट्राई करिएगा कि चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर इन सबको मिक्स कर दो, क्या मतलब भाई, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, जीवमंडल, इन सबको मिक्स कर दो तो जो चीज बनकर के निकलती है उसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट के पार्ट को आप लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो। यहां पर कुछ बातें और समझना भाई, जैसे बायोस्फीयर है, तो बायोस्फीयर के अंतर्गत आपको पता है कि दो चीजें शामिल होती है। कौन भाई, एक तो आपके प्लांट शामिल होंगे, ठीक है, प्लांट्स यहां पर आपके शामिल होंगे, पौधे शामिल होंगे, और दूसरा आपके जो जंतु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो भी इसके यहां पर पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जंतु भी इसके पार्ट होते हैं। इसी प्रकार से आप देखो यहां पर, तो आप देखो यहां पर क्या होता है ना, तो जलमंडल है। दरअसल आपको पता भी है कि जो जलमंडल, पूरे पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। वो चेंज क्या होता है, तो वो उसकी जो फेज होता है ना, कि सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, इस पूरे फेज में जो चीजें चेंज होती हैं उसको हम लोग कहते हैं जल चक्र, ठीक है, वाटर साइकिल कहा जाता है। तो जल की कांस्टेंट मात्रा होती है, जल चक्र यहां से निकल करके आता है। इस जल चक्र के जो पार्ट होते हैं, जैसे कि आपका ग्लेशियर्स हो गए, आपके लेक हो गए, आपके रिवर्स हो गए, ठीक है, आपके ओशियंस हो गए, ये सब जल मंडल के पार्ट्स होते हैं। इसी प्रकार से आप देखोगे यहां पर तो जो लिथोस्फीयर होता है, ठीक है, जो स्थल मंडल होता है, इसके पार्ट क्या हो गए, तो माउंटेन्स हो गए, ठीक है, आप यहां पर देखो पर्वत हो गए, जो प्लेन एरियाज होते हैं, जो मैदानी एरियाज होते हैं, उनकी यहां पर बात आप कर सकते हो, ठीक है, जो रेगिस्तान होता है, जो मरुस्थल होता है, उसकी बात यहां पर आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से देखो तो लिथोस्फीयर के इतने पार्ट होते हैं। वायुमंडल में आपको पता है कि एटमॉस्फेयर होता है, ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे भी चीज को, लेकिन एटमॉस्फेयर का आपको पता भी है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, आयनोस्फीयर, ये सारे एटमॉस्फेयर के भी पार्ट होते हैं।
तो इन्वायरमेंट क्या है ना, इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर का एक मिक्सअप होता है। ये टर्म मैंने आप लोगों को बस इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि आज की हमारी जो क्लास का सब्जेक्ट है, भाई सब्जेक्ट को समझना भी तो जरूरी है। हम सीधे फैक्चुअल पॉइंट पर नहीं आ सकते हैं कि प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछेगा हम डायरेक्ट उस पर आए। हालांकि प्रीलिम्स में ध्यान रखना, प्रीलिम्स में पर्यावरण की डिफिनीशन पर कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन इन्वायरमेंट के पार्ट कहे जाते हैं, इन्वायरमेंट के घटक कहे जाते हैं, और 4 विकल्प दे देगा। तो इसके लिए थोड़ा माइंड को क्लियर रखो कि प्रश्न अगर यहां से आता है तो बहुत आसानी से आप क्या करो, उन टॉपिक्स को वहां पर अटेम्प्ट कर ले जाओ। अगर यहां पर हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक है, अगर मैं यहां पर आपसे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स की बात करूं, मैं एक बार आप लोगों को लिख कर दिखाता हूं क्या चीज होती है, ठीक है। कंपोनेंट्स मतलब होता है घटक, ठीक है, घटक। अच्छा, पूरी क्लासेस जो होंगी, पूरी क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी, तो जो भी यहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, एकदम निश्चिंत होकर के आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखो भाई, जो इसके कंपोनेंट होते हैं ना इन्वायरमेंट के, वो 2 प्रकार से होते हैं जो हम लोग डिवीजन यहाँ पर करते हैं। एक हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, जैविक डिवीजन, ठीक है, जैविक कंपोनेंट, इसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। इसी प्रकार से आप अजैविक, ठीक है, अजैविक घटक, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, ए बायोटिक, ठीक है, ए बायोटिक कंपोनेंट इसको यहां पर हम लोग कह सकते हैं। अजैविक घटक को ही हम लोग भौतिक घटक भी कहते हैं, फिजिकल घटक भी यहां पर कहते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उसको 2 प्रकार से यहां पर क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। बातें बहुत क्लियर थी, समझने का थोड़ा प्रयास करना। जो जैविक घटक होते हैं, जो बायोटिक घटक होते हैं, वो आपके 3 पार्ट यहां पर हो जाता है। जैसे हमने यहां पर देखा था ना, ठीक है, हमने क्या देखा था भाई कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, ठीक है, सॉरी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, मैं सुनाता हूं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, ये जो 3 चीजें होती हैं, ये 3 चीजें क्या होती हैं, ये आपकी भौतिक या फिर अजैविक घटक का पार्ट होती है। बातें क्लियर है? हम लोग चीजों को लिंक कर रहे हैं। अभी जो हमने इन्वायरमेंट के पार्ट्स देखे थे, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, इनमें से एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर जो होते हैं, वो आपके अजैविक घटक, ए बायोटिक कंपोनेंट या फिर भौतिक घटक कहे जाते हैं, फिजिकल कंपोनेंट कहे जाते हैं, ठीक है। बातें क्लियर? अब यहां पर जो जैविक घटक बचा, यहां पर जो बायोटिक बचा, बायोटिक कंपोनेंट्स बचा, उसी को हम लोग जीवमंडल यहां पर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं, जैविक पर्यावरण भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स यहां पर आप लोग ध्यान में रखना। अब जो जीवमंडल यहां पर होगा आपका, ठीक है, समझिएगा, वो 2 प्रकार से होता है, हमने डिस्कस किया था अभी। एक हो सकता है पौधे, एक हो सकता है जंतु, ठीक है। अब इसका जो क्लासिफिकेशन यहां पर बनता है, यहां पर जो टर्म प्रयोग हम लोग करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वनस्पति पर्यावरण, या फिर हम लोग उसको यहां पर लिखते हैं फ्लोरल, ठीक है, फ्लोरल इन्वायरमेंट कहा जाता है। इसी प्रकार से जंतु पर्यावरण होता है, उसको हम लोग फौना कहते हैं, ठीक है। तो फ्लोरल एंड फौना, इनके बारे में भी हम लोग को बात करनी रहती है। बातें क्लियर है? समझ में आया अभी तक की बातें? क्या समझ में आया भाई? समझ में ये आया कि इन्वायरमेंट क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों को मिलाकर के हम अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, अजैविक घटक कहते हैं। और इसी प्रकार से जो बायोस्फीयर बचता है, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक फ्लोरल, एक फौना। फ्लोरल मतलब फूल पौधे हो गए, और फौना मतलब जीव जंतु हो गए, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंस जो होते हैं, ये 2 बातें जो होती हैं, इनको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। अब एक बात और समझना, अगर हम इन्वायरमेंट को थोड़ा सा और बड़े पोजीशन में देखें और हम उसको कुछ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें, तो बायोम बनकर के निकलता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ट्रॉपिकल बायोम, आपने टुंड्रा बायोम का नाम सुना होगा, आपने टैगा बायोम का नाम सुना होगा। तो एक ऐसा बड़ा लोकेशन जो कि इन्वायरमेंट में अपने तरफ में एक पूर्ण होता है, उसकी भी बात यहां पर की जाती है, ठीक है। तो बायोम इन्वायरमेंट का एक सब पार्ट होता है, ठीक है। बात है क्लियर? अब यहां पर जो एक टर्म आप लोगों को कंफ्यूज करता होगा, आपने कभी पढ़ा जरूर होगा और कंफ्यूज हमेशा किया होगा, ध्यान देना भाई। मैं आज उस टर्म के आपके जो कंफ्यूजन थी उसको दूर करने का प्रयास करता हूं, और कंप्लीट लेवल पर, ठीक है। ये डाउट आपको दोबारा कभी क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। आवास और निकेत, ठीक है, हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट एंड नीचे या फिर नीच, ठीक है। अब नीच कहूंगा तो बुरा लग सकता है किसी को, लेकिन अब नीचे होती है, ठीक है। हैबिटेट एंड नीचे, इनके बीच जो डिफरेंस होता है ना, इसको समझने का प्रयास करिएगा। क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं बहुत सिंपल अर्थों में आपको समझा, बहुत सिंपल अर्थों में, आपने इससे पहले टर्म पढ़ा है, क्या आपको डिफरेंस याद है? क्या आपको डिफरेंस समझ में आया? एक बार सोचना, आज समझ में आएगा, गारंटी मैं ले रहा हूं। देखो भाई, और कमेंट में आप लोग बताना कि समझ में आया भी कि नहीं समझ में आया। जो हैबिटेट होता है ना, ठीक है, हैबिटेट से सिंपल सा मतलब है, नाम से ही बहुत स्पष्ट है कि क्या है वो एड्रेस की बात कर रहा है। किस चीज की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है एड्रेस की, वो पता की बात कर रहा है कि कोई व्यक्ति कहां पर रहता है, कोई जीव जो है वो कहां पर रहता है, उसकी बात की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मानो कोई बर्ड है, कोई चिड़िया है, वो कहां पर रहेगी? वो रहेगी आपकी ट्री पर
पेड़ पर रहेगी। ठीक है, मानो कोई टाइगर है, ठीक है, अब टाइगर कहां पर रहेगा, तो फॉरेस्ट में रहेगा। ठीक है, कहां पर रहेगा, जंगल में रहेगा। अब ऐसे आप लिख लो कि मानो आप मान लो कि हम लोग जो है, ठीक है, जो मनुष्य है, ठीक है, जो मनुष्य वो कहां पर रहता है, वो घर में रहता है। तो हैबिटेट क्या होता है ना, हैबिटेट से मतलब ये होता है कि वो सभी फिजिकल रिक्वायरमेंट जो कि आपके आवास के लिए इंपॉर्टेंट होती है और जहां पर एक जीव, एक प्राणी, एक व्यक्ति कोई रह रहा होता है, उसको हम लोग कहते हैं उस व्यक्ति का हैबिटेट। ध्यान देना, हैबिटेट से मेरा मतलब क्या था कि जहां पर, ठीक है, आप रहते हो, कोई जानवर रहता है, उसको हम लोग कहते हैं हैबिटेट। जैसे कि चिड़िया के लिए ट्री हो गया। लेकिन यहां पर एक बात और समझने का प्रयास करना, क्या किसी एक हैबिटेट में केवल एक प्राणी रहेगा? नहीं, आपके घर में कोई अकेले आप थोड़ी रहते हो, इतना आपको थोड़ी चलती चलता है अभी। ठीक है, घर में सिबलिंग्स होंगे, भाई बहन होंगे, ठीक है, मम्मी पापा होंगे, 4 लोग होंगे वहां पर। ठीक है, और आपके घर में कोई वैल्यू तो होती नहीं होगी। ठीक है, इसलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं ना भाई, हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? अगर आपके घर में वैल्यू हो तो हम स्ट्रगल करें ही ना। आप मेहनत करो क्योंकि आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, अपने आप को कहीं पर एस्टेब्लिश करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। तो आपके घर में, आपके हैबिटेट में कई सारे लोग रहते हैं। इसी प्रकार से हैबिटेट का मतलब क्या हुआ कि जहां पर कई सारे जीव जंतु रहते होंगे। अब यहां पर जो टर्म आता है ना, टर्म आता है नीचे वाला। ठीक है, ये नीचे क्या होता है भाई, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। निकेत जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो क्या चीज होती है? दरअसल निकेत का मतलब होता है ना, बात समझना, निकेत का मतलब होता है प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन। अब बात समझो, हैबिटेट में क्या था, कई सारे जीव रह रहे थे। अब हर सारे जीव की वहां पर जो रोल होगा, जो उनकी भूमिका होगी उस आवास के अंतर्गत, वो अलग अलग होगी। होगी कि नहीं होगी? जैसे कि मानो भाई आपके घर में 4 लोग हैं, तो एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी घर की देखभाल करना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाउस मेकर कहते हैं, हाउसवाइफ कहते हैं, जनरली इस नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, या फिर एक व्यक्ति ऐसा होगा जो जॉब करता होगा, या तो आपकी बड़ी बहन होगी, वो कहीं जॉब कर रही होगी, आप पढ़ाई कर रहे हो। तो सबकी जो भूमिका है ना घर भर में, वो अलग अलग है। सबके काम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहां पर अलग अलग किया गया है। तो हर हैबिटेट में क्या होता है, काम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि मानो एक ट्री था, ठीक है, इस ट्री के अंतर्गत चिड़िया भी रह रही थी, ठीक है, और इसी ट्री के अंतर्गत मधुमक्खियां भी रह रही थी। ठीक है, मधुमक्खियां भी रह रही थी, जो बीज होते हैं ना, ठीक है, वो हनी बीज यहां पर रह रहे थे। तो सबका रोल तो अलग अलग है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्रोफेशन। तो कोई व्यक्ति, कोई प्राणी अपने हैबिटेट में किस प्रकार की एक्टिविटीज में शामिल होता है, कौन सा वहां पर रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं नीचे, निकेत। ठीक है, जैसे कि अब वो रोल का मेरा मतलब यहां पर क्या है कि वो आगे अपनी पीढ़ी को किस प्रकार से बढ़ा रहा है, वो प्रकृति में किस प्रकार से अपनी रोल को वहां पर दिखा रहा है, किस प्रकार से हमें बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो उन सब चीजों को हम लोग निकेत के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो एक जो निकेत होगा वो एक प्राणी का अकेला होगा, लेकिन हैबिटेट में कई सारे प्राणी वहां पर शामिल हो सकते हैं। इस डिफरेंस को समझने का प्रयास करना। डिफरेंस समझ में आया? जो हैबिटेट होगा वहां पर कई सारे लोग शामिल होंगे, निकेत में क्या होगा, वो एक सिंगल प्राणी का शामिल होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होती है, इस बात को समझने का प्रयास करना। बहुत बेसिक अर्थों में समझाया मैंने। ठीक है, इसका कोई और अर्थ आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट हो सकते हैं। एक काम आप लोग और करना, ठीक है, मैं बार बार आप लोगों से बोलता भी हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना खुद से भी देखो। आपके टेबल पर जहां पर आप स्टडी कर रहे हो, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक जरूर होनी चाहिए, प्रीलिम्स की, मेंस की, दोनों। अभी चूंकि मेंस पर आप फोकस्ड नहीं होगे, ठीक है भाई, अभी क्या है, अधिक से अधिक आप 15 दिन और मेंस के लिए फोकस्ड हो सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको प्रीलिम्स फोकस्ड होकर के तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब तैयारी करोगे तो प्रीलिम्स की पीवाईक्यू एटलीस्ट आपके पास हो। आप डेली ओपन करके देखो कि अच्छा रमन सर यहां पर चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो जो डिस्कस कर रहे हैं उससे कभी प्रश्न पूछा भी गया है कि वो बिना मतलब का ज्ञान यहां पर दे रहे हैं? ये बात चेक करोगे ना भाई। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो बुक से आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या हो रही है, इस बात का कैलकुलेशन जरूर करना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। ठीक है, चलो मैं आपसे एक टॉपिक यहां पर डिस्कस करता हूं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इस क्लास का। यहां पर जो आज की मेन क्लास यहां पर स्टार्ट होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं जैव विविधता। समझने का प्रयास करना। ठीक है, मैं आप लोगों से बहुत सिंपल अर्थों में समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को क्या हो, चीजें समझ में आए। ठीक है, जैव विविधता कहा जाता है। अब देखो ये होता क्या है, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी से मेरा मतलब ये होता है कि किसी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में, किसी एक ज्योग्राफिकल रीजन में कितने प्रकार के फ्लोरल एंड फौना डायवर्सिटी पाई जाती है। क्या था मेरा मतलब? फ्लोरल एंड फौना से मेरा मतलब यहां पर ये था। इसीलिए मैंने आपको बायोटिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत फ्लोरल मतलब आपको पेड़ पौधे और फौना मतलब आपको जंतु, इसके बारे में बातें समझाया था।
ठीक है, तो ये बातें समझना। अब मैं ऐसे टर्म्स का प्रयोग करूंगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे टर्म्स प्रयोग किए जाते हैं। बातें समझ में आ रही है ना? देखो भाई, तो जैव विविधता का मेरा मतलब ये होता है कि किसी एक लोकेशन में, ठीक है, कितने प्रकार के जीव और कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, उसको हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वैरायटी ऑफ अ प्लांट एंड द एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। किसी एक आवास में बात कर रहा हूं, यहां पर ध्यान रखना, जिस जियोग्राफिकल लोकेशन की मैं बात कर रहा था उसका मेरा मतलब था आवास। तो एक आवास में, ठीक है, एक जियोग्राफिकल लोकेशन में कितने प्रकार के वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल पाए जाते हैं, वो कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। अब यहां पर जो असली प्रश्न उत्पन्न होता है, प्रश्न उत्पन्न ये होता है कि बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है। बातें समझने का प्रयास करना। मेरे साथ साथ अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि नोट्स बनाने का मेरा मतलब यह है कि ये नहीं कि सर जो एक एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो सारे स्टेटमेंट लिखते चलो। क्लास को पॉज मत करना, ठीक है, नॉर्मल स्पीड पर देख सकते हो और उसी के अंतर्गत जितने नोट्स बन जाए वही नोट्स आप लोगों को बनाने भी है। हालांकि जो पीडीएफ, जो स्क्रीन पर मैं चीजें लिख रहा हूं, जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर मैं कर रहा हूं, वो सारे पीडीएफ मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो मैंने बहुत सारे ग्राफ डायग्राम आप लोगों के लिए लेकर के आया भी हूं। ठीक है, शेड्यूल शेयर कर दूंगा, सारी चीजें आप लोगों को शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, ताकि आप लोगों को चीजों को समझना थोड़ा सा ईजी रहे और ज्यादा वर्क ना करना पड़े। देखो, जैव विविधता जो होती है ना, ठीक है, जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैं आप लोग बताता हूं किस प्रकार से। देखो, 3 उसके प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप होता है इसको हम लोग कहते हैं स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, यहां पर मैं लिख रहा हूं स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब जाति विविधता। ये वो जाति नहीं, वो कास्ट वाली जाति नहीं आपके यहाँ पे, ये प्रजाति विविधता की बात हो रही है। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी यहां पर बात की जा रही है। सेकेंड जो टर्म आपका आता है उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, जेनेटिक या फिर इसको मैं कहते हैं आनुवांशिक विविधता। ठीक है, आनुवांशिक विविधता। ठीक है, आनुवांशिक विविधता इसको कहा जाता है। ठीक है, और एक आपका बचता है यहां पर, इसको हम कहते हैं कम्युनिटी हैबिटेट। ठीक है, सॉरी, कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, कम्युनिटी जैव विविधता या फिर इकोसिस्टम, पारितंत्री जैव विविधता इसको हम लोग कहते हैं। तो ये दोनों टर्म आप लोग यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी मतलब सामुदायिक जैव विविधता या फिर पारितंत्री जैव विविधता, ये 2 प्रकार की जैव विविधता यहां पर आप लोगों की, एक दोनों सेम नाम है, ये यहां पर आप लोगों का पाया जाता है। तो जैव विविधता 3 प्रकार की हो सकती है। स्पीसीज जैव विविधता हो सकती है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक समुदाय में, ठीक है, जो प्रजातियों की विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। जैसे कि यहां पर देखो भाई, एक ही हैबिटेट में आपके डॉग्स भी हैं, ठीक है, उसी हैबिटेट में आपके खरगोश भी पाए जा रहे हैं, ठीक है, और वहीं पर आपके रेप्टाइल्स भी हैं, वहीं पर आपके मंकी भी पाए जा रहे हैं। ये क्या हुआ, ये प्रजातिगत विविधता यहां पर। ठीक है, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इसको हम लोग कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का एक प्रकार होता है कि जहां पर प्रजातिगत विविधताओं को हम लोग देखते हैं। एक डाइवर्सिटी क्या होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में मतलब यह है कि वो किस प्रकार से जीन के गुणों में डिफरेंस यहां पर पाया जाता है। जीन के एक ही प्रजाति के भीतर, ध्यान रखना, यहां पर एक ही प्रजाति से मेरा मतलब यह कि मान लो आप डॉग के ही भीतर कई प्रकार के डॉग की जीन्स यहां पर आप लोग देखते हो। ठीक है, देखते हो ना, कई प्रकार के जो डॉग्स होते हैं वो लोगों के द्वारा पाले जाते हैं, सबका जीन अलग अलग होता है। तो जो आनुवांशिक विविधता होती है उसकी बात यहां पर हम लोग ऐसे करते हैं। इसी प्रकार से मानव भी है। मानव क्या करता है, अपने अपने जो आगे जीन पीढ़ी में ट्रांसफर होता है वो अलग अलग प्रकार से ट्रांसफर होता है। तो अलग अलग प्रकार के यहां पर लोग आते हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी एक प्रजाति के भीतर, किसी एक स्पीसीज के भीतर होती है, लेकिन स्पीसीज डाइवर्सिटी मेरा मतलब ये होता है कि किसी एक समुदाय के अंतर्गत कितने प्रकार की स्पीसीज, कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। नाम से बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है, कुछ बहुत कंफ्यूजन तो यहां पर है नहीं। ठीक है, जैसे एक बुल डॉग हो गया आपका, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का पार्ट हो गया। इसी प्रकार से डॉग का जो एक हस्की डॉग आता है, ठीक है, एक वो वोडाफोन वाला डॉग आता है, तो ये डॉग क्या हुए, ये आपके जेनेटिक डाइवर्सिटी के पार्ट हो गए। कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो होती है ना, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है ना कि किसी एक समुदाय में, मानो एक आपका आवासीय था, ठीक है, और दूसरा आवासीय था, तो इन दोनों में जो विविधता पाई जाएगी उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी डाइवर्सिटी या फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, मान लो एक आवास था हैबिटेट ए, एक था हैबिटेट बी। ठीक है, आप थोड़ा सा और चेंज कर लो यहां पर एग्जांपल के तौर पे, मान लो एक आपका अमेरिका है, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपका एक अमेरिका है, ठीक है, और एक आपका भारत है। तो दोनों में जो कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, जातिगत लेकर के कि कौन सी स्पीसीज कहां पर पाई जा रही है, क्या क्या चीजें पाई जा रही है, इसके बीच की जो तुलना होती है ना, इसको हम लोग कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी या फिर इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी 3 प्रकार की होती है, स्पीसीज, जेनेटिक
कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम। हिंदी में ध्यान देख लेना भाई, प्रजातिगत विविधता, आनुवांशिक विविधता, पारितंत्र या फिर सामुदायिक जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, तीनों के मतलब समझ में आ गए होंगे। यहां पर जैसे जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है ना, ठीक है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती क्यों है, इस बात को भी थोड़ा समझने का प्रयास करना। आप लोग थोड़ा साइंस से चीजों को जोड़ रहा हूं लेकिन समझना। जैसे कि चीजें देखो, समझो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो जब जलवायु परिवर्तन होगा तो इस परिवर्तन के कारण क्या होगा ना कि लोगों के जीन में कुछ कुछ चेंजेस उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मानो कोई पौधा है, ठीक है, पहले पौधा जो था वो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सहन कर पा रहा था, यहां पर उसकी प्रोडक्टिविटी ठीक ठाक थी। अब क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, ठीक है, क्लाइमेट का जो ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका जो इंपैक्ट है वो बढ़ रहा है, तो तब तापमान यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब तापमान बढ़ेगा 20 डिग्री सेल्सियस हम 30 डिग्री सेल्सियस तरफ जाएंगे तो इस पौधे में कुछ चेंजेज होंगे, ये उनको अडॉप्ट करेगा समय के साथ, क्योंकि हमारा नेचर यही करता है। प्रकृति क्या करती है भाई, प्रकृति जितनी एडॉप्शन होती है, जितनी अनुकूलन होती है, उसको समय के साथ देखती जाती है, समझती जाती है। मनुष्य आज जैसा है वैसे थोड़ी था पहले, हमने समय के साथ अपने आप को क्या किया, डेवलप किया है। तो ये आपकी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कही जाती है। ठीक है, और अगर हम सारे जीन को एक जगह मिला लें तो इसको हम लोग कहते हैं जीन पूल। आपने पढ़ा था कि मानव के लिए ह्यूमन जीन पूल का बहुत रिसर्च अभी किया जा रहा है, ठीक है, साइंस पीरियड के अंतर्गत आपने इस बारे में पढ़ा होगा। तो ये वो बायोडाइवर्सिटी होती है जिसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। बात है क्लियर? अब देखो भाई, बायोडाइवर्सिटी जो होती है, मानो एक कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी थी, ठीक है, जो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी था आपका, ये होता क्यों है? मैंने आपको एग्जांपल दिया अमेरिका और भारत का। भाई वहां पर आप देखो ना तो दोनों जगहों पर कुछ कुछ अंतर होंगे। क्या अंतर होगा? हैबिटेट का अंतर होगा। ठीक है भाई, वहां पर जो आवास है उसकी परिस्थिति और भारत में जो आवास होगा, हैबिटेट होगा, उसकी परिस्थिति बहुत सारे डिफरेंस होगा, टेम्परेचर को लेकर के, क्लाइमेट को लेकर के वहां पे अंतर होंगे। इसके अलावा क्या, न्यूट्रिशन साइकिल में अंतर हो सकता है। आप अमेरिका और भारत अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे एग्जांपल ले लो, टुंड्रा ले लो, आप यहाँ पर ले लो मानसूनी बायो ले लो। ठीक है, इन दोनों बायो में कुछ डिफरेंस होंगे। उन्हीं डिफरेंस में जो डिफरेंस है, जैसे मान लो न्यूट्रिशन साइकिल का डिफरेंस है, एनर्जी फ्लो का डिफरेंस है, हैबिटेट का डिफरेंस है, तो इन डिफरेंस के आधार पर यहाँ पर क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है। ठीक है, जैव विविधताएं वहां पर क्रिएट होती है। इन जैव विविधता को पढ़ने के लिए, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए हम उसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, हम उसका गणना करते हैं। मेजरमेंट जब हम करते हैं बायोडाइवर्सिटी का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस मेथड का प्रयोग करते हैं वो 3 पार्ट में डिफाइन किया था। ठीक है, 3 पार्ट में यहां पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं चीजों की। ठीक है, एक बार समझने का प्रयास करना क्या क्या होता है भाई। एक होता है इसको हम कहते हैं अल्फा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एक होती है जिसको हम बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं, और एक होती है गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 प्रकार की डाइवर्सिटी यहां पर देखी जाती है। अल्फा का मतलब क्या है भाई, कि यहां पर जब डाइवर्सिटी विद इन अ पार्टिकुलर एरिया की हम बात करें, किसी एक क्षेत्र में हम जितनी विविधताएं हैं अगर हम उसकी गणना कर रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो अल्फा डाइवर्सिटी कहा जाएगा। बात समझे भाई? कोई एक हैबिटेट में, कोई एक आवास में कितने बायोडाइवर्सिटी है उसका कैलकुलेशन आपका अल्फा कैलकुलेशन कहा जाता है। एक सिंपल सी बात होती है। ठीक है, बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है कि जब हम 2 इकोसिस्टम के मध्य में कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो इस कंपैरिजन जब हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी। और गामा डाइवर्सिटी से मेरा मतलब ये होता है कि जब ओवरऑल, ठीक है, जब ओवरऑल डाइवर्सिटी की आप बात करते हो पूरे एक इकोसिस्टम के अंतर्गत, तो उसकी बात गामा बायोडाइवर्सिटी या फिर गामा डाइवर्सिटी मेथड जो होता है उसकी बात यहां पर की जाती है। तो मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो 3 पार्ट का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा क्या हुआ कि किसी एक हैबिटेट में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, इकोसिस्टम में, जो कि नंबर ऑफ स्पीसीज यहां पर लिखी जाएंगे। यहां पर कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं यही तो काउंट करते हैं हम लोग। तो ये जो होता है आपका, ये कहलाता है अल्फा बायोडाइवर्सिटी। जब हम कंपैरिजन करते हैं किसके मध्य, तो 2 डिफरेंट इकोसिस्टम के मध्य में, तो यहां पर जो चीज निकल करके आती है उसको हम लोग कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी। और गामा डाइवर्सिटी क्या होता है, तो इट इज अ मेजर ऑफ द ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन अ रीजन। किसी एक क्षेत्र में जितने भी प्रकार के इकोसिस्टम होंगे उन सबका जब हम कैलकुलेशन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। तो अल्फा, बीटा, गामा इस प्रकार से क्रम बढ़ रहा है, इसको भी यहां पर आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, कि अल्फा का जो लेवल था वो थोड़ा सा कम था, बीटा थोड़ा सा ज्यादा था, गामा सबसे ज्यादा ओवरऑल यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, ये 3 मेथड यहां पर होते हैं। अब बात समझना, जैव विविधता जो होती है, जो बायोडाइवर्सिटी होता है, वो भारत के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे प्रकृति के लिए, पूरे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन चूंकि भाई मानव है, ठीक है, मानव क्या है भाई, मानव को एक हम उस भस्मासुर के माध्यम से समझ सकते हैं जिसने अपने सर पर ही हाथ रख करके वो नृत्य करने में व्यस्त हो गया है। ठीक है,
तो मानव भी वही कर रहा है। मानव क्या कर रहा है भाई, उसको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो हम लॉस करेंगे, लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जगह वो बायोडाइवर्सिटी को लॉस करने में, उसको समाप्त करने में लगा हुआ है। और पूरे दुनिया में जो जैव विविधता का क्षरण हो रहा है, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, उसके 5 प्रमुख कारण कहे जाते हैं। ठीक है, 5 प्रमुख कारण कहे जाते हैं। एक बार इसको समझने का प्रयास करना, और ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं बल्कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स में तो यहां से प्रश्न पूछता ही पूछता है। ठीक है, कई बार पूछा, मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे प्रश्न पूछा गया, समझने का प्रयास करना। हिप्को का जो स्टैंड फॉर होता है ना, हिप्को का जो फुल फॉर्म होता है, एक बार इसको समझने का प्रयास करना। एच फॉर क्या हो गया, हैबिटेट लॉस, मतलब आवास विखंडन। ध्यान देना, आवास विखंडन की यहां पर बात की, हैबिटेट लॉस की बात की जा रही है। ठीक है, आई से क्या हो गया, आई मतलब इन्वेजिव स्पीसीज। ठीक है, आक्रामक प्रजातियां जो होती हैं। ठीक है, अंग्रेजी वाला समझ रहे हो ना, फुल फॉर्म आपके टर्म में, इसलिए मैं हिंदी में यहां पर लिख रहा हूं, ताकि इंग्लिश में आपको पता चल ही रहा है क्या होता है। इन्वेजिव स्पीसीज जो होता है, जो आक्रामक प्रजाति होती है, वो आई को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जो 2 पी बचा आपका, एक पी आपका होता है, इसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, और एक आपका होता है पी, इसको हम लोग कहते हैं प्रदूषण। ठीक है, पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 4 चीजें होंगी आपका, और सबसे लास्ट में आपको बचता है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन, और आपका यहाँ पर ओ फॉर हो गया ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब अति शोषण या फिर अति दोहन। ठीक है, ध्यान देना, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये प्रीलिम्स के हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझने का प्रयास करना। कई बार प्रश्न पूछता है किसी जाति के, किसी स्पीसीज के लॉस के लिए, बायोडाइवर्सिटी कम होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जिसकी रोल होता है यहां पर, वो होता है आवास विखंडन का। ठीक है, हैबिटेट लॉस का। तो ये बात ध्यान रखना, इस क्रम में भी जब सबसे नंबर 1 पर हमको रखना रहेगा तो हम हैबिटेट लॉस को ही रखेंगे। कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम के अंतर्गत, प्रीवियस ईयर में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज्यादा, ठीक है, जैव विविधता को हरण, जैव विविधता का जो क्षरण होता है वो किसकी वजह से होता है, किस प्रक्रिया के कारण से होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, हैबिटेट लॉस या फिर आवास विखंडन। बातें समझ में आया। ठीक है, ये आप लोगों को याद करना। हिप्को क्या हुआ, हैबिटेट लॉस, इन्वेजिव स्पीसीज, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और ओवर एक्सप्लॉयटेशन। 6 प्रकार हैं यहाँ पर। ठीक है, 6 प्रकार है। इन 6 कारणों से क्या होता है, आपकी जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। अब मेंस में मानो यही प्रश्न पूछ दे कि बायोडाइवर्सिटी कम क्यों हो रही है, तो 6 कारण आपके पास रटे रटाए याद है, हिप्को तुरंत अप्लाई करना और सबसे बेस्ट वहां पर आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, बात है क्लियर। अब देखो भाई, यहां पर चूंकि हम जैव विविधता की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमको एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, ये पॉइंट समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपको यहां पर एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है ये समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट उसको कहा जाता है। अब यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के। अभी तक क्या था, अभी तक हम थ्योरेटिकल बातें कर रहे थे कि पर्यावरण क्या है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि बायोम क्या होता है, हम हैबिटेट नीचे समझने का प्रयास कर रहे थे, हम बायोडाइवर्सिटी को समझने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जो प्रश्न यहां से फैक्चुअल प्रश्न आते हैं वो यहां से होते हैं, इनकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है। आज की पूरी क्लास में अब जो पोर्शन बचा हुआ है ना, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है और याद करने का प्रयास करना है। ये याद करने की चीजें, लेकिन चूंकि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा ताकि याद करने से ज्यादा आपके लिए अंडरस्टैंड करना तो आसान हो जाए, समझना आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, देखो भाई, हैबिटेट आपने, सॉरी, आपने अभी बायोडाइवर्सिटी को समझा। यहां पर इसके बात कर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सबसे पहले तो ये समझो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है। ठीक है, अच्छा, ये इंग्लिश में भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, देखो भाई, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो टर्म है ना, नाम से बहुत क्लियर है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, हॉटस्पॉट मतलब हॉट है, मतलब यहां पर बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो ऐसा क्षेत्र, ठीक है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला एक ऐसा एरिया जहां पर जैव विविधता की मात्रा, बायोडाइवर्सिटी की मात्रा बहुत ज्यादा हो। ठीक है, इस टर्म को सबसे पहले नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, ये टर्म भी प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कई बार कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये टर्म किसकी देन है, तो किसकी देन है, नॉर्मन मायर्स की देन है। ठीक है, 1988 में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रखा था। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद एक संस्थान आती है, इसका नाम रहता है कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ठीक है, गैर लाभकारी संस्थान था कंजर्वेशन इंटरनेशनल। इस संस्थान ने क्या किया कि सबसे पहले पूरे विश्व में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को चिन्हित किया। ठीक है, ध्यान रखना, इसके अनुसार पूरे विश्व में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसमें से 4
भारत के अंतर्गत लोकेटेड है। ठीक है, भारत के अंतर्गत कौन कौन है भाई? हिमालयन रीजन, यहां पर आप ध्यान दो, मैं आपको मैप दिखाता हूं। ठीक है, देखो हिमालयन रीजन आपका यहां पर है, आपका पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका वाला जो पूरा रीजन है। ठीक है, इंडो वर्मा जो आपका पूरा रीजन है, ठीक है, भारत में हमारा जो पूरा रीजन है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, और सुंडालैंड, ठीक है, ये जो आपका पूरा सुंडालैंड वाला लोकेशन पड़ता है इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो भारत में 4 प्रकार के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, ये नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। कौन कौन से भाई? हिमालयन क्षेत्र, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा और सुंडालैंड, ये 4 पॉइंट्स आप लोग याद रखना। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की जो संकल्पना है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो नॉर्मन मायर्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कंजर्वेशन इंटरनेशनल नाम के एक संस्थान है, उसने पूरे विश्व में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किए, जिसमें से 4 कहां पर है? भारत में। जो भारत का जो वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका वाला रीजन है, वो सबसे ज्यादा, ठीक है, डेंसिटी वाला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या, मानव जनसंख्या, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है। पूरे विश्व में जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उनमें सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पर पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट और श्रीलंका में पाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये भी था, तो इसको भी आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना, इस पूरे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे विश्व का करीब 2.5%, ठीक है, पूरे विश्व के 2.5% एरिया में, क्षेत्र में आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लोकेटेड है। ठीक है, और यहां पर पूरे विश्व की 60% स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, पूरे विश्व की 60% प्रजातियां यहां पर जो है, जातियां जो है वो यहां पर पाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, सिर्फ 2.5% एरिया इनके पास है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के पास, केवल 2.5% एरिया, लेकिन यहां पर 60% स्पीसीज पूरे विश्व की पाई जाती है। तो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितना इंपॉर्टेंट है ये आपने यहां पर देख ही लिया। इसको घोषित करने के नाम कुछ यहां पर पैरामीटर्स दिए गए। ठीक है, एक बार पैरामीटर्स भी आप लोग देख सकते हो चाहो तो। ठीक है, देखो पैरामीटर्स क्या होते हैं भाई? ऐसा नहीं कि किसी को भी हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर देंगे, या फिर गवर्नमेंट का मन किया तो कल सुबह उठ करके उन्होंने 75 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर दिया, ऐसा नहीं है। कुछ पैरामीटर यहां पर तय किए गए हैं। देखो भाई, पहला क्या कि कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ द वेस्कुलर प्लांट। अच्छा, प्लांट्स 2 प्रकार की होती है। अब यहां पर मैं आप लोगों से बात कर ही लेता हूं, क्योंकि हम यहां पर आ गए हैं, वेस्कुलर प्लांट आपके सामने एक टर्म आ गया तो मैं बात कर लेता हूं। देखो भाई, समझने का प्रयास करना थोड़ा सा यहां पर। ठीक है, जो हमने अभी देखा था, हमने क्या देखा था आपको मैं आपको बताता हूं। हम जब बायोडाइवर्सिटी देख रहे थे तो हमने बायोटिक बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत, हमने जो बायोस्फीयर था उसके अंतर्गत हमने फ्लोरल और फौना, इस बात की यहां पर चर्चा किया था। ठीक है, फ्लोरल और फौना की यहां पर चर्चा किया था। जो जंतु स्पीसीज होता है ना, ठीक है, जो आपका फौना डाइवर्सिटी होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से आगे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में यहां पर डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं, ठीक है, कशेरुकी, हिंदी में तो समझ गए होंगे, कशेरुकी जीव कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान देखिए, वर्टिब्रेट कहा जाता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स स्पीसीज कहा जाता है। ये आपके कशेरुकी जीव होते हैं। ठीक है, इसको ही हम लोग स्पाइन, अच्छा, कशेरुकी जीव मतलब वो जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, जो बैकबोन होती है, वो पाई जाती है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो वो क्या होंगे? वो कशेरुकी जीव होंगे, वो वर्टिब्रेट्स यहां पर कहलाते हैं। वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म इनको कहा जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है अकशेरुकी जीव। ठीक है, अकशेरुकी जीव इनको यहां पर कहा जाता है। ठीक है, तो अकशेरुकी जीव कौन होंगे भाई? ठीक है, इनको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं इनवर्टिब्रेट। ठीक है, इनवर्टिब्रेट, यहां पर नाम के आगे इन शब्द जुड़ जाता है और ये आपका यही टर्म यहां पर फिर से आ जाता है। ठीक है, तो जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, बैकबोन नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है, उनको हम लोग इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझने का प्रयास करना, जैसे आपका मॉलस्क का नाम आपने सुना होगा, आपने ऑर्थोपेडा का नाम सुना होगा, आपने एक नेमोटोड करके नाम होता है, बहुत खतरनाक नाम है। ठीक है, नाम याद मत करना, परेशान मत होना, मैं बहुत बेसिक डिफरेंस आपको समझा रहा हूं, चूंकि ये टर्म यहां पर आ गया। अगर नहीं आया होता मैं समझाता भी नहीं, क्योंकि याद करना भी नहीं है, बस इतना याद करो। एक सेकेंड में, डाइवर्सिटी मैंने इसको फ्लोरल के नीचे लिख दिया, ये फ्लोरल नहीं बल्कि ये फौना के नीचे होगा। ठीक है, ध्यान रखना, फौना डाइवर्सिटी के अंतर्गत, ठीक है, जो जंतु विविधता होती है उसके अंतर्गत हम लोग 2 पार्ट में जंतुओं को डिवाइड करते हैं। एक कशेरुकी कहे जाते हैं, वर्टिब्रेट कहे जाते हैं, जैसे कि आपके मैमल्स हो गए। ठीक है, जो स्तनधारी होते हैं उनकी बात यहां पर की जाती है। ठीक है, स्तनधारी हो गए आपके एम्फीबिशियस हो गए, जो उभयचर होते हैं, आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं जो, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो सारे कशेरुकी जीव के यहाँ पर एग्जांपल होते हैं। अब कशेरुकी जीव क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? वो जंतु जैसे कि ऑर्थोपेडा हो गया, ठीक है, एनीलिडा हो गया, ठीक है, मॉलस्क हो गया, ये सारे जीव आपके इनवर्टिब्रेट या फिर अकशेरुकी जीव कहे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना,
जो कुछ पॉइंट्स हैं याद करने वाले हैं, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर से अपना टॉपिक पर आएंगे। जो भी हम टॉपिक देख रहे थे वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, करंट अफेयर्स वाला टॉपिक। यहाँ पर एक बात और जान देना कि हम इसी प्रकार से फ्लोरल डाइवर्सिटी को भी ना 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और यही वो टर्म था जो कि अभी हमारे सामने आया था, इसीलिए मैंने ये पूरा टॉपिक आपको फिर से पढ़ाया। ध्यान रखना क्या टर्म था भाई, टर्म था आपका वेस्कुलर प्लांट, ठीक है, वेस्कुलर प्लांट। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं संवहनीय पौधे कहे जाते हैं। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन आपका आता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट, ठीक है, नॉन वेस्कुलर प्लांट। इसमें भी आप मान के चलो ना कि ये रीढ़ की हड्डी के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। वेस्कुलर प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें वाटर और फूड की सप्लाई के लिए एक प्रॉपर ट्यूबुलर सिस्टम पाया जाता है। कौन ट्यूबुलर सिस्टम, नाम सुना है कभी आपने? मैं बताता हूँ, नाम आपने सुना होगा, आपने फ्लोएम का नाम सुना होगा, ठीक है, फ्लोएम का नाम सुना होगा, आपने जाइलम का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने जाइलम का नाम सुना होगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसी नाम से जाना जाता है इसको, तो फ्लोएम और जाइलम। जिसमें ये ट्यूब पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं वेस्कुलर प्लांट, और जिनमें नहीं पाए जाते उसको हम क्या कहते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट कहे जाते हैं। अच्छा, नॉन वेस्कुलर प्लांट मतलब असंवहनीय पौधे जो हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर पानी का या फिर भोजन का सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं होता होगा, ठीक है, वहां पर भी होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो एक सेल होती है ना, वो एक दूसरे से सेल चीजें ट्रांसफर होती है, और बहुत धीरे प्रोसेस होता है, इसीलिए जनरली इनका जो आकार होता है वो छोटा होता है। वेस्कुलर प्लांट जैसे कि बड़े बड़े वृक्ष हो गए, वो वेस्कुलर प्लांट वहां पर कहा जाता है, ठीक है। फ्लोएम और जाइलम में जो 2 ट्यूब होते हैं, इनके जो 2 फंक्शन होते हैं उनको भी थोड़ा समझने का प्रयास करेगा, प्रश्न पूछा जाता है कई बार। जैसे जो फ्लोएम होता है ना, वो आपका भोजन को ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में फ्लो करा सकता है। जाइलम क्या होता है, जाइलम ज से जड़, ठीक है, तो ये जड़ से ऊपर की तरफ चीजों को फ्लो कराता है। इसका जनरली फंक्शन ये होता है कि नीचे से मिट्टी से पानी लेकर के ऊपर जाएगा, ठीक है, ये मिट्टी से उर्वरक शक्तियों को लेकर के ऊपर जाएगा, तो जनरली इसका फंक्शन ये होता है कि जड़ से नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो जाइलम नीचे से ऊपर जाएगा, फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। ये इन दोनों के क्लासिफिकेशन यहां पर होते हैं। तो आपने फ्लोरल और फौना के दोनों क्लासिफिकेशन यहां पर देखे, और ये दोनों क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब समझना, हमने बायोडाइवर्सिटी को पढ़ रहे थे, तो यहां पर इसने पॉइंट बताया कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए एक ऐसा रीजन जहां पर 1500 स्पीसीज हो किसकी, वेस्कुलर प्लांट की हो, और वो प्लांट कहीं और पर ना पाए जाते हो, यहाँ के स्थानिक हो, यहाँ के एंडेमिक स्पीसीज हो, उसकी बात की। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ द प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन। यहाँ के 70% जो यहाँ का प्राकृतिक जो वेजिटेशन था, ठीक है, वो क्या हो गया है, वो समाप्त हो चुका है। यहाँ का जो पर्यावास है वो 70% अगर समाप्त हो गया है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंतर्गत रखेंगे। किस संस्थान के द्वारा, तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल संस्थान के द्वारा, ठीक है। तो जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल संस्थान है, उसने नॉर्मन मायर्स के कहने पर, नॉर्मन मायर्स ने क्या किया, उन्होंने उन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नाम की एक संज्ञा क्रिएट किया, एक नाउन क्रिएट किया, और इसी के आधार पर इस संस्थान ने 36 स्थानों को इसके अंतर्गत शामिल किया है, जिसमें से 4 प्लेस कहां पर है, भारत में। बात समझ में आया, एक चीजें लिंक हो रही ना एक दूसरे से, ऐसा उम्मीद कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो भाई, अब यहां पर जो बातें आप लोगों को समझनी है, उस बातों को समझने का प्रयास करना। ये सारे पॉइंट्स क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। अब देखो, ये एक संस्थान है यहां पर जिसके बारे में आपने पहले सुना भी होगा, IUCN, ठीक है, IUCN, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ इसको कहा जाता है। एक जो बहुत बेसिक प्रश्न यहां से बनकर के आता है, प्रश्न बनता है कि क्या IUCN यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, तो पहला पॉइंट, ये उसका पार्ट नहीं है, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। इस पॉइंट को आप लोग यहां पर ध्यान में रखना, पहली बात तो ये हो गया। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कहां पर, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर आपका है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ग्लैंड नाम की वहां पर एक जगह है, उसी ग्लैंड में स्विट्जरलैंड में क्या है, इसका वहां पर हेडक्वार्टर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये एक संस्थान के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन रहा। IUCN यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। 1948 में, ठीक है, इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 2-3 पॉइंट यहां पर आपको ध्यान में रखना। इसके बारे में आप लोगों से इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया था, तो जैव विविधता के बारे में रिसर्च करने में ना इसकी भूमिका भी बहुत ज्यादा होती है। ये क्या करता है, ये पूरे विश्व में जितने भी जंतु होते हैं, जितने जानवर की प्रजातियां होती है, स्पीसीज होता है, उनके ग्लोबल संरक्षण के लिए, ग्लोबल कंजर्वेशन के लिए प्रयास करता है।
और ये उन स्पीसीज को कई कैटेगरी में डिवाइड करता है। जिस कैटेगरी में डिवाइड करने में इसका ये प्रयोग करता है उस बुक को हम लोग कहते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक। तो कई बार प्रश्न ये बन करके आता है कि रेड डाटा बुक जो बुक है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? किसके द्वारा प्रकाशित होगी? IUCN के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, रेड डाटा बुक यहां पर जारी किया था। इस रेड डाटा बुक के अंतर्गत, लाल सूची के अंतर्गत वे सभी जानवर शामिल होते हैं जो कि जिनके अस्तित्व को खतरा यहां पर विद्यमान रहता है। ठीक है, इसको कई सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया। देखो भाई कौन सी कैटेगरी है यहां पर? पहला जो बेसिक कैटेगरी होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्ट, मतलब वो अब समाप्त हो चुका है, गायब हो चुका है। ठीक है, मतलब वो यहां पर पाया जाता ही नहीं है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एक कैटेगरी यहां पर ये बन करके आती है। जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी आप लोगों को देखनी है वो थ्रेटेंड कैटेगरीज के अंतर्गत होती है। ठीक है, उसमें आपका पहला आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड आप लोग यहां पर ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका आता है इंडेंजर्ड वल्नरेबल। अच्छा, हिंदी और अंग्रेजी में कंफ्यूज मत होना, अगर आप इसका हिंदी देखने का प्रयास करोगे याद नहीं होगा, क्योंकि वो कितना कंफ्यूज है। वल्नरेबल को लिख देगा सुबेद, चलो ये तो आपको समझ में आ गया। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड इनके मतलब हम समझ नहीं पाते हैं, तो हम अंग्रेजी में इन टर्म्स याद करेंगे। एक आपका क्लासिफिकेशन आता है नियर थ्रेटेंड और एक लिस्ट कंसर्न्ड का। ठीक है, तो ये 5 जो क्लासिफिकेशन है ना, ये आप लोग ध्यान में रखना। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? कई बार यूपीएससी में जनरली ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मानो कोई जीव जंतु न्यूज में रहा। ठीक है, अब प्रश्न ये बनेगा, ये बताओ ये जो जंतु था, ये जंतु IUCN के रेड डाटा बुक में किस लिस्ट के अंतर्गत आता है? तो इंडेंजर्ड है वहां पर, कि वल्नरेबल है, कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कि नियर थ्रेटेंड है, कि लिस्ट कंसर्न्ड है। ऐसे प्रश्न वहां पर बन करके आते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज को हमने बताया तो सर ने बताया तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले IUCN की रेड डाटा बुक को डाउनलोड करते हैं और वहां पर जितने जानवर दिए गए सारे जानवर याद करना स्टार्ट कर देते हैं। ये काम नहीं करना है। काम क्या करना है कि जो न्यूज में रहे, जैसे मानो आप अगर पढ़ रहे हो, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं यहां पर। ठीक है, मैं आपको पढ़ने का अप्रोच समझा रहा हूं। अप्रोच समझना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई करने से अगर सब चीजें क्लियर हो जाती तो बात ही अलग होता। हम चीजों के अप्रोच को समझने पर यहां पर वर्क कर रहे हैं। देखो भाई कि जो यहां पर आपको एक बात समझनी है ना, बातें समझनी है कि मानो करंट अफेयर्स में, ठीक है, करंट अफेयर्स के अंतर्गत कोई एक जानवर न्यूज में रहा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर चीता यहां पर क्या था, मानो न्यूज में था। क्यों न्यूज में था भाई? आपको पता है कि चीता दुनिया का सबसे तेज भूमि मैमल्स कहा जाता है। ठीक है, सबसे भूमियों पर दौड़ने वाला सबसे तेज मैमल इसको कहा जाता है। ये 2 जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, कहां कहां पर? ये आपका अफ्रीका में और ये आपका एशिया में, इन 2 जगहों पर पाया जाता है। आपको पता है कि भारत में, ठीक है, भारत में एक बहुत लंबे समय से ये जो चीता है वो समाप्त हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, गायब हो चुका है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था और उन्होंने नामीबिया से, नामीबिया कहां पर आएगा? अफ्रीका में। ठीक है, तो हमने एक अफ्रीकन चीते को, एक नहीं सॉरी, हमने 8 अफ्रीकन चीतों को, यहां से 8 चीतों को भारत में लेकर के आए हैं। कहां पर लेकर के आए हैं? हम लेकर के आए हैं कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में हम लेकर के आए हैं। ये पॉइंट यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, अब एक प्रश्न क्या बन सकता है यहां से? प्रश्न यहां पर यह बन सकता है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के किस स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, देखना एक टॉपिक जो न्यूज में थी उस टॉपिक से कितने सारे प्रश्न एनवायरमेंट इकोलॉजी के बन सकते हैं, इन पूरी बातों को समझने का प्रयास करना। कल को अगर एग्जाम में यह प्रश्न पूछे कि चीते का IUCN स्टेटस क्या है, चीता मैंने बहुत थोड़ा गलत टर्म प्रयोग कर दिया, क्यों? क्योंकि चीते 2 प्रकार के होते हैं, अफ्रीका चीता और एशियन चीता, और इन दोनों का IUCN जो स्टेटस है वो अलग अलग है। जैसे कि जो अफ्रीकन चीता है ना, ठीक है, जो अफ्रीकन चीता है वो IUCN में वल्नरेबल में सूचीबद्ध है, और जो एशियन चीता है वो आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड में यहां पर क्या है? वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो वल्नरेबल और क्रिटिकली इंडेंजर्ड यहां पर 2 सूचियां बनती है, अफ्रीकन और एशियन चीतों की। तो कल को अगर प्रश्न ये आया कि एशियन चीता IUCN की रेड डाटा बुक में किस लिस्ट के अंतर्गत है, तो आप ये मत कहने लगना कि सर ऐसे इंफॉर्मेशन याद कहां से करेंगे। अरे याद वहीं से करेंगे जहां से आप पढ़ते हो। करंट अफेयर्स पढ़ो पिछले 1 साल का, वहां पर अगर कोई जंतु न्यूज में रहा तो उसके टॉपिक को देख लो। जैसे यहां पर चीता न्यूज में था, तो चीता के संदर्भ में जितने करंट अफेयर्स के प्रश्न थे, नामीबिया से भारत ने लेकर के आया 8 चीतों को। कहां पर लेकर आया? तो कूनो नेशनल पार्क में लेकर के आया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में। ये सारे पॉइंट्स यहां पर हमने देख लिए। अफ्रीकन जो चीता है वो वल्नरेबल है, जो एशियन चीता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये कुछ बातें आपने यहां पर देखा है।
आप यहाँ पर एक पॉइंट चाहो तो और नोट कर सकते हो, क्योंकि चूंकि चीता वास्तव में बहुत न्यूज में था, तो प्रश्न बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस, इंटरनेशनल चीता डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो कब मनाया था? 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर को यहां पर आपका चीता दिवस, चीता डे यहां पर जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो 4 दिसंबर को एक पॉइंट यहां पर आप लोग ये ध्यान में रखना। ठीक है, प्रश्न ये भी बन सकता है। जनरली यूपीएससी और पीसीएस में जब प्रश्न बनते हैं, यूपीएससी में जब आपके 2 स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं ना, तो उसमें एक स्टेटमेंट ये दे सकता है कि अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा। ठीक है, और यूपी पीसीएस में तो भैया प्रश्न ऐसे ही पूछते ही हैं, डेज वाले प्रश्न पूछते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे ना, आज हम लोग 4 से 5 इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट के डेज देखेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि मैं देखने को इसलिए कह रहा हूं कि भाई हम बायोडायवर्सिटी टॉपिक को पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, जब हम जैव विविधता को पढ़ रहे हैं तो जैव विविधता के संदर्भ में जो इंफॉर्मेशन बनती है उसको यहां पर हम लोग को देख लेना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग क्या करना चाहिए, यहां पर देख लेना चाहिए। ठीक है, जैसे समझो एग्जांपल के तौर पर, क्या भाई हमने क्या देखा, हमने देखा बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी के लिए क्या कोई डे इंटरनेशनल स्तर पे सेलिब्रेट किया जाता है? एक बार सोचने का प्रयास करना। जैव विविधता दिवस, क्या आपने ऐसा कुछ टर्म सुना है? अगर सुना है तो याद करने का प्रयास करो। 22 मई को, ठीक है, 22 मई को हम क्या करते हैं, हम बायोडायवर्सिटी डे, ठीक है, जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 2022 में जो ये मनाया गया था, ठीक है, 2022 में जो मनाया गया था। देखो एक बात और समझना, जितने इंटरनेशनल डेज होते हैं, ठीक है, या फिर नेशनल डेज होते हैं, उनकी हर वर्ष एक थीम होती है। वो थीम आपको देखनी पड़ेगी, याद मत करना, देखना जरूर। देखने से फायदा ये होता है कि एटलीस्ट आपको इतना पता रहता कि ये टॉपिक न्यूज में था कि नहीं न्यूज में था। जैसे कि इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे जो है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, जो कि 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, उसके संदर्भ में, ठीक है, 2022 में जो थीम मनाई गई, उस थीम का नाम क्या था? थीम क्या थी? वो थी बिल्डिंग अ, ठीक है, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ठीक है, ऑल लाइफ, सभी जीवों के लिए साझे भविष्य का निर्माण, ये हमारी 2022 की यहां पर थीम थी। ठीक है, अब 2022 की थीम यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया, और आप लोगों को पता है कि जो एग्जाम होने वाला कब होने वाला है, वो 14 मई और 28 मई 2 दिनों पर शेड्यूल्ड है। और 22 मई को हम क्या करते हैं, बायोडायवर्सिटी डे को मनाते हैं। तो 2022 का इंफॉर्मेशन तो मैंने आप लोगों को दे दिया। अब यहां पर जो काम आप लोगों को करना है, काम ये करना है, थोड़ा सा खुद रिसर्च करनी है और बताना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंतर्गत कि 2023 में जो बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाएगा उसकी थीम क्या होगी। ठीक है, हम लोग 2023 में प्रवेश कर चुके हैं ना, एग्जाम जब आप देने जा रहे हो उसी समय पर, ठीक है, 14 मई के 8 दिन बाद 22 मई आ रहा है, और 22 मई के 6 दिन बाद आपका 28 मई आ रहा है। तो एकदम बीचों बीच एक डेट है जहां पर हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो संभव है यहां से प्रश्न पूछा जा सके। अगर प्रश्न यहां से आया तो 2023 की थीम क्या है, एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2023 की थीम आप लोगों को गूगल सर्च करनी है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि 2023 की जो थीम है वो थीम क्या होगी। होमवर्क नंबर यहां पर आप लोगों का ये 1 है। ठीक है, ये आज आप लोगों का पहला होमवर्क यहां पर मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो भाई, चूंकि यहां पर मैं डे देख ही रहा हूं, मैंने आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय चीता डे बताया, ठीक है, 4 दिसंबर को, मैंने आप लोगों को बायोडायवर्सिटी डे बताया 22 मई को। तो यहां पर कुछ दिन और आप लोग यहां पर ध्यान में रख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि 22 तारीख के संदर्भ में ही है वो। ठीक है, देखो 3 डे हम लोग मनाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक आपका मनाते हैं 22 मार्च को, ठीक है, याद करने का प्रयास करना। एक मनाते हैं 22 अप्रैल को, और एक मनाते हैं 22 मई को। ठीक है, ये 3 डे आप लोग को याद करना है। ठीक है, 22 मार्च को हम क्या मनाएंगे, जल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं हम लोग, और 22 मई को हम लोग बायोडायवर्सिटी डे यहां पर मनाते हैं। तो ये 3 दिवस आप लोगों को याद करने हैं। एक बात और समझना, जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो ना, प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करते हो, तो जो आप लोग गलती करते हो, गलती ये करते हो कि एक जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस नहीं है उसको भी याद करने का प्रयास करते हो। जैसे संस्थान क्या करती है, संस्थान करते हैं कि साहब जैसे एग्जाम का पेपर होगा ना, वो अनाउंसमेंट करना स्टार्ट कर देंगी कि इस बार 150 प्रश्नों में से 175 प्रश्न मेरे कोचिंग से आए थे। अरे भैया, जब तुम सारे इंफॉर्मेशन, सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बच्चों को दे ही दोगे तो वो तो आएंगे ही ना भाई। ऐसा तो कोई गूगल कह दे कि सारे प्रश्न गूगल के साइट से ही पूछे गए हैं, तो ऐसा थोड़ी सकता है। गूगल की साइटों को याद थोड़ी कर सकता है। इसी प्रकार से सारे इंटरनेशनल डेज आप लोगों को देखने नहीं है, आप लोग कुछ दिन देख करके जाइए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ये तीनों दिन आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है,
चूंकि वो तीनों एक मतलब एक ऑर्डर में चल रहे थे कि 22 तीनों तारीख था, और मार्च अप्रैल मई तीनों डेट साथ में थे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जल, फिर पृथ्वी और फिर बायोडाइवर्सिटी। ये तीनों पॉइंट यहां पर आप लोग ध्यान में रखना। याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका यहां पर मैंने आप लोगों को तीनों इंफॉर्मेशन के बारे में बताया है। अब देखो यहां पर कुछ पॉइंट्स और देखने का प्रयास करना, ठीक है। हम सीबीडी, अब यहां पर हमने बायोडाइवर्सिटी की बात किया, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहां पर एक प्रयास किया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सीबीडी। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सीबीडी, ठीक है, नोट करना, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक ये प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत स्थापित किया गया था, इसलिए इसको यूएनसीबीडी भी कहते हैं, ठीक है, यूएनसीबीडी भी इसको कहा जाता है। ये जो है 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उसी के अंतर्गत क्या था कि एक सीबीडी का प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। ध्यान रखना, अर्थ समिट में ही, जो अर्थ समिट आपका रियो डी जेनेरियो में किया गया था, उसी के अंतर्गत इस सीबीडी के प्रस्ताव को रखा गया था। भारत जो है, भारत 1994 में इस ट्रीटी का साइन करता है, इस ट्रीटी का एक पक्षकार यहां पर बन जाता है, ठीक है, पार्टनर बन जाता है। ये जो आपका यूएनसीबीडी है, ठीक है, यहां पर एक इंफॉर्मेशन और देखो, इस यूएनसीबीडी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, वो आपका है मॉन्ट्रियल में, ठीक है। मॉन्ट्रियल कहां पर जगह है, चूंकि ऐसे टर्म, ठीक है। अब देखो मैपिंग के प्रश्नों को कैसे देखना है, सिर्फ एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ने से काम तो नहीं चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कंप्रिहेंसिव अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है। यहां पर कोई टर्म मैपिंग का है तो मैपिंग की भी सब बातों को समझने का प्रयास करो। जितने ऐसे लोकेशंस है ना, वो लोकेशन किस देश के अंतर्गत लोकेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मॉन्ट्रियल नाम आपने 1000 बार सुना होगा, लेकिन आप में से 90% एस्पिरेंट को नहीं पता होगा कि मॉन्ट्रियल किस कंट्री के अंतर्गत आता है। गारंटी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। 90% एस्पिरेंट को नहीं पता होगा कि मॉन्ट्रियल किस देश के अंतर्गत लोकेटेड है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं, याद कर लेना, आज के बाद कहीं मत बोलना कनाडा, ठीक है, कनाडा। जितने मेरे पंजाबी दोस्त है ना, मेरे कॉलेज में मेरा एक पंजाबी दोस्त था, ठीक है, उसका क्या था, कनाडा जाएंगे हम, कनाडा, और कनाडा निकल भी गया, वो वास्तव में कनाडा निकल गया। तो पंजाबी दोस्त है, वहां के लोग कनाडा जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कनाडा में क्या है, आपका मॉन्ट्रियल लोकेटेड है, जो कि यूएनसीबीडी का हेडक्वार्टर है। और मॉन्ट्रियल बहुत सारे कारणों से न्यूज में रहता है, ठीक है। वहां पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, और बहुत सारी बातें और भी सुनी होंगी, तो वो इस संदर्भ में आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो 1994 में क्या होता है कि भारत इसको साइन करता है, ठीक है, भारत क्या करता है, यहां पर इसको साइन करके इसका एक पक्षकार बन जाता है। अब क्योंकि भारत इसका पक्षकार बन चुका है, तो भारत को इसके एग्रीमेंट को फॉलो भी करना पड़ेगा, और इसी एग्रीमेंट को फॉलो करने के लिए भारत क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट लेकर के भारत के अंतर्गत आता है, ठीक है। चीज समझो, हम एक प्रोसेस याद कर रहे हैं, हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं याद कर रहे हैं, हम एक प्रोसेस याद कर रहे हैं कि क्यों भारत ने वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम बनाया था, ठीक है। क्यों भारत ने 1992 से पहले इसके संदर्भ में अधिनियम नहीं बनाया था, ये पॉइंट यहां पर है, ठीक है। कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्या है, 2002 में बनकर के आता है, क्योंकि भारत ने 1994 में यूएनसीबीडी के कन्वेंशन पर साइन किया था। बातें क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है। जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्यों आया भारत में, भारत में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो प्रस्तुत किया गया, वो 1986 में प्रस्तुत करने का कारण था। अगर आपको कारण पता है कमेंट में बताना, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को होमवर्क नंबर 2 दे रहा हूं, ठीक है, नोट करो। देखो चीजों को याद किस प्रकार से करना है ना, ये बहुत जरूरी बात है। इंफॉर्मेशन तो कोई भी याद कर सकता है यार, जो एस्पिरेंट एसएससी की तैयारी करते हैं ना, वो आपस से ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद करके जाते हैं। तो आप उस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप देश के सबसे टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बात ध्यान में रखना। भारत में सबसे टफेस्ट लेवल पर 2 एग्जाम माने जाते हैं, एक आईआईटी का एग्जाम, ठीक है, और एक यूपीएससी का एग्जाम। दोनों में बस डिफरेंस ये है कि आईआईटी का जो एग्जाम होता है, उसमें जो एस्पिरेंट होते हैं उनकी उम्र जो होती है वो 15, 16 साल, 17 साल के अराउंड में वहां पर उनकी एज होती है, और इस एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में जो एज होती है वो अलग लेवल की होती है। बस यहां पर यही डिफरेंट है, इसीलिए इन दोनों में हम कंपैरिजन कर नहीं सकते, लेकिन भारत के 2 सबसे टफेस्ट एग्जाम के अंतर्गत ये दोनों एग्जाम शामिल होते हैं, ठीक है। बात समझना, तो आप भारत के सबसे टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको चीजों को समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न आप लोगों से ये है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्यों 1986 में प्रस्तुत किया गया, क्यों 1986 में आया, ये याद करने का आप लोगों के लिए तरीका है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को इंफॉर्मेशन याद करनी है, ठीक है, प्रोसेस के माध्यम से। कि भारत ने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में लेकर के आया, तो उसका कारण क्या था, जैव विविधता अधिनियम भारत 2002 में लेकर के आया, क्योंकि भारत ने 1994 में क्या किया था कि यूएनसीबीडी पर साइन किया, तो उसका एक पक्षकार यहां पर बन गया था। अच्छा, इस अधिनियम के अंतर्गत 2-3 बातें ध्यान में रखना। इस अधिनियम के अंतर्गत
तीन स्टेप पर क्या किया गया, तीन स्तर पर क्या किया गया, एक निकायों की स्थापना किया गया। जैसे कि नेशनल स्तर पर नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की यहां पर स्थापना किया गया। अब प्रश्न यहां से एक और बन सकता है, प्रश्न क्या बन सकता है कि नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ये एक वैधानिक निकाय है कि एक संवैधानिक निकाय है या फिर एक गैर सांविधिक निकाय है, प्रश्न बन सकता है ना। स्टैच्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, इस पर प्रश्न आ सकता है। तो कौन सी बॉडी हुआ, एक प्रकार की स्टैच्यूटरी बॉडी हुआ, एक प्रकार की सांविधिक निकाय हुआ, एक वैधानिक निकाय हुआ। क्यों, क्योंकि इसकी स्थापना एक अधिनियम के माध्यम से पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी में जो डिफरेंस होता है, इस बात को समझने का प्रयास करना। स्टैच्यूटरी बॉडी वो बॉडीज होती हैं जिनकी स्थापना पार्लियामेंट के किसी अधिनियम के माध्यम से होती है, किसी एक्ट के माध्यम से होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनकी स्थापना संविधान के किसी प्रोविजन के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस समझने का प्रयास करना। एनबीए क्या है, एक प्रकार का स्टैच्यूटरी बॉडी है क्योंकि इसकी स्थापना इस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। यहां पर स्टेट लेवल पर भी एक निकाय की स्थापना किया गया और इसी प्रकार स्थानिक स्तर पर भी, लोकल स्तर पर भी यहां पर एक बॉडी की स्थापना किया गया। तो त्रिस्तरीय, ठीक है, 3 लेयर में यहां पर एक कॉन्सेप्ट, एक स्थानों, निकायों की स्थापना किया गया है। जो स्थानिक स्तर पर उसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन, कुछ समथिंग इसका नाम है, बीएमसी कहा जाता है इसको हिंदी में, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, बीएमसी की स्थापना यहाँ पे हुआ है और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना आपकी सेंट्रल लेवल पर की गई। ठीक है, तो ये कुछ बातें आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, ये आपकी बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में कुछ पॉइंट यहां पर दिया गया था। अब 2-3 बातें और समझो कि बायोडाइवर्सिटी को रोकने के लिए, ठीक है, मतलब बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा था हिप्को के अंतर्गत, अभी पढ़ा था आपने कि हिप्को के अंतर्गत क्या हो रहा था कि जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। ठीक है, उसके रोकने के लिए, इसके कंजर्वेशन के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते रहते हैं। ठीक है, उन उपायों के अंतर्गत हम उन उपायों क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इन सबसे प्रश्न पूछा गया, अभी तक मैंने जितने स्टेटमेंट बोला हूं ना, पूरे 1 घंटे में, पिछले 1 घंटे में जितने टर्म का प्रयोग मैंने किया है, हर टर्म से प्रश्न पूछा गया। ध्यान रखना, नहीं भरोसा हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लेना, एकदम गारंटीड बात बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, आपको लगता होगा ये क्लास कैसे चलती है, मतलब क्लास कैसे ली जाती है। पता है आप लोगों को, एक क्लास लेने में एक टीम को, एक व्यक्ति को कम से कम 4 से 5 घंटा प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है। क्लास तो हम ले सकते हैं, अगर खुद व्यक्ति को पढ़ना हो तो बहुत ईजी है, मैंने बुक उठाया, मैंने पढ़ लिया, काम खत्म। लेकिन जब उस चीजों को डिटेल में डिस्कस करना रहता है ना, तो हम चाहते हैं कि कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक डायमेंशन छूटे ना हमसे, तो हर डायमेंशन को कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए यहां पर क्या होता है कि प्रॉपर इस क्लास के पीछे 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे का प्रॉपर वर्क होता है। तो आपको जो चीजें मिल रही है ना, वो बहुत रिफाइंड होकर के मिल रही है। यही फायदा होता है इस बैच का, ऐसे जो क्रैश कोर्सेज चलते हैं ना, इसका फायदा यहां पर यही होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि एफोर्डेबल तो ये है ही भाई, इससे ज्यादा एफोर्डेबल तो कुछ हो ही नहीं सकता। बात तो मैंने का प्रयास करना, इन सीटू अप्रोच। ठीक है, इन सीटू अप्रोच कहा सकता है, एक अप्रोच का पार्ट यहां पर ही होता है, एक जो उपाय होता है वो इन सीटू अप्रोच होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण का नाम से स्पष्ट है, इन सीटू स्वस्थानीय मतलब उसी जगह पर। ठीक है, दूसरा क्या कहा जा रहा है, इसको हम कहते हैं एक्स सीटू। ठीक है, एक्स सीटू संरक्षण, या फिर इसको मैं हिंदी में कहते हैं बाह्य स्थानीय। ठीक है, नाम से आप लोग समझ गए होंगे जो दोनों संरक्षण के उपाय हैं वो किस प्रकार से होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल दूंगा ना, आप लोग तुरंत चीजें क्लिक करेंगे। जैसे कि देखो, नेशनल पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है भाई, राष्ट्रीय उद्यान में जो जंतु हैं उनको वहीं पर संरक्षित किया जाता है। यहां पर किसी भी प्रकार के ह्यूमन एक्टिविटीज को, मानवीय क्रियाकलाप को रोका जाता है। ठीक है, नेशनल पार्क की स्थापना WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के माध्यम से क्या हुआ, यहां पर करना शुरुआत किया गया। इसके संदर्भ में भी प्रश्न है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में क्यों बन करके आया। ठीक है, सोचना थोड़ा सा। ठीक है, उस टाइम पर क्या ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी, हम वन और वन्य जीव संरक्षण का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसको कहां से कहां पर चेंज कर रहे थे, 7 शेड्यूल के अंतर्गत ये चीजें कहां पर चेंज हो रही थी, एक पूरा माहौल होता है ना। तो अगर आप पूरे कंप्रिहेंसिव डायमेंशन में चीजों को पढ़ते हो ना, तो आपको समझ में ज्यादा आता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया ना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाले टॉपिक को, कि आप लोग देखना, सर्च करके बताना इसको कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्यों आया था। ठीक है, अब देखो WPA 1972 के अंतर्गत नेशनल पार्क की स्थापना भारत में की जाती है। इसी प्रकार से आप देखो यहां पर तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो क्या है भाई, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो है
वो क्या है, इनकी भी स्थापना WPA 1972 अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। ध्यान रखना, इसके अंतर्गत क्या होता है ना, किसी एक विशेष प्राणी या पादप को बचाने के लिए, किसी एक फ्लोरल या फिर फौना को बचाने के लिए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर मानो घड़ियाल है, ठीक है, मानो घड़ियाल है और घड़ियाल को बचाने के लिए हमने क्या किया, हमने चंबल रिवर पर, ठीक है, वहां पर एक अभ्यारण्य की स्थापना कर दिया। ठीक है, तो घड़ियाल अभ्यारण्य, घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहां पर होगी, क्रोकोडाइल घड़ियाल, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी वो आपकी चंबल नदी पर है। तो ये क्या है कि किसी एक विशेष प्रकार के जंतु को बचाने के लिए हमने उसी सेंचुरी के अंतर्गत एक संरक्षण प्लान को लागू कराया। इसी प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, वो भी आपका स्वस्थानीय इन सीटू अप्रोच का एग्जांपल होता है। आप देखो यहाँ पर, तो जितने सेक्रेड वो होते हैं ना, सेक्रेड फॉरेस्ट होते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स जिसको कहा जाता है, वो क्या है भाई, वो भी आपका, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, सेक्रेड ग्रुप्स, ठीक है, पवित्र उपवन जिसको हम लोग कहते हैं, ये क्या है, ये भी आपका इन सीटू अप्रोच का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो अब कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से इन सीटू संरक्षण के एग्जाम्पल है, और 4 विकल्प दे देगा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और सेक्रेड ग्रुप। ध्यान रखना, ये चारों के चारों क्या है, स्वस्थानीय के पार्ट हैं। ठीक है, इन सीटू अप्रोच के पार्ट होते हैं। तो एक्स सीटू में क्या आएगा भाई, सबसे सिंपल एग्जाम्पल इसका क्या आप लोग का यहाँ पर, एक्स सीटू अप्रोच का चिड़ियाघर। ठीक है, चिड़ियाघर, कभी चिड़ियाघर घूमने गए हो, ठीक है, अगर चिड़ियाघर घूमने गए होगे, ठीक है, जू में घूमने गए होगे, तो वो एक्स सीटू अप्रोच का सबसे सिंपल एग्जांपल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये हम उन जानवरों को उनके लोकेशन पर संरक्षित नहीं करते हैं, हम उन जानवरों को वहां से निकालते हैं और निकाल करके ले आकर के किसी एक जगह पर पिंजरों में कैद करके रख देते हैं। तो जू जो होता है ना, वो आपका एक्स सीटू अप्रोच का सिंपल एग्जाम्पल होता है। इसी प्रकार आप देखो सीड बैंक, ठीक है, जितने बीज बैंक होते हैं वो क्या है, वो भी उन पादपों के संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर हमने क्या किया कि बीजों को लेकर किसी एक जगह पर संरक्षित किया, तो सीड बैंक हो गया। इसी प्रकार से देखो जीन बैंक हो गया। ये सारे एक्स सीटू संरक्षण के एग्जाम्पल है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जो होता है उसके संरक्षण के लिए हम जीन बैंक की स्थापना करते हैं। ठीक है, आप देखो तो बोटॉनिकल गार्डन, जितने कॉलेजेस होंगे ना, जितने अच्छे से कॉलेज होंगे, वहां पर बोटॉनिकल गार्डन आपने देखा होगा, वनस्पति उद्यान आपने देखा होगा, सारे विभिन्न प्रकार के पादपों को इकट्ठा करके हम वहां पर संरक्षित करते हैं। ठीक है, वहां पर लगाते हैं। तो ये क्या है, ये अप्रोच जो है ना, ये सारी अप्रोच एक्स सीटू अप्रोच कही जाती है। तो प्रश्न पूछता है, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से एक्स सीटू अप्रोच के एग्जाम्पल होते हैं। बातें क्लियर है, इन सीटू, एक्स सीटू क्या चीजें होती है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को चीजें यहां पर समझ में आई होंगी। भारत में कई प्रकार के मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, मरीन नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट इसलिए ना क्योंकि बहुत कम होते हैं और इनके नाम याद करना बहुत इजी होता है। तो एक बार समझने का प्रयास करना। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग चाहो तो इस एग्जांपल को नोट कर सकते हो। ठीक है, ये कहां पर लोकेटेड है याद कर सकते हो, क्योंकि कई बार मैथ्स द कॉलम में ऐसे प्रश्न बन करके वहां पर आते हैं। ठीक है, देखो पहला हम लोग एक महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क की बात करें, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क की बात करें, ये आपका साउथ अंडमान क्षेत्र जो है ना, ठीक है, जो आपका साउथ अंडमान रीजन है, यहां पर लोकेटेड है। ठीक है, जो सेकंड आपका मैं मरीन नेशनल पार्क की बात कर रहा हूं, वो मरीन नेशनल पार्क कहां पर, एक बार उसको भी आप देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, वो आपका गल्फ ऑफ कच्छ में है। ठीक है, तो एक तो आपका कच्छ की जो खाड़ी है यहां पर लोकेटेड है। थर्ड हो गया कच्छ की खाड़ी मतलब गुजरात के तट के पास। ठीक है, बात क्लियर है ना, गुजरात के तट के पास हो गया। एक आपका गहीर माथा है। इनके लोकेशन ध्यान में रखना, मैथ्स द कॉलम में प्रश्न बनता है इसलिए मैं बता भी रहा हूं बस। ठीक है, गहीर माथा उड़ीसा में है। ठीक है आपका, और चौथा एक आप देख लो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी वाला देख लो। ठीक है, मन्नार की खाड़ी जो है, ठीक है, वो कहां पर है, तो ये तमिलनाडु के तट के पास, ठीक है, हिंद महासागर में लोकेटेड है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। ठीक है, क्या भाई 4 प्रकार के मरीन नेशनल पार्क मैंने आप लोगों को बताया है, मरीन नेशनल पार्क, ये भी इन सीटों के एग्जांपल्स हैं। एक बात ध्यान में रखना, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि सर क्या हमको सारे नेशनल पार्क के लोकेशंस याद करने हैं, क्या हमको सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लोकेशंस याद करने हैं, क्या हमको बायोस्फीयर रिजर्व के लोकेशन याद करने हैं। तो इसमें से वही चीजें याद करनी है जो कि न्यूज में रहती है। अगर मैथ्स द कॉलम में 4 चीजें पूछी भी गई हैं, तो उनमें से अगर आपको 2 का भी आइडिया होगा ना, आप मैथ्स द कॉलम वाले प्रश्नों को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एकदम निश्चिंत रहो, परेशान बिल्कुल मत हो। सारे इंफॉर्मेशन याद नहीं करनी है, और एक ह्यूमन माइंड याद कर भी नहीं सकता। जो मानव मस्तिष्क है उसकी एक सीमा होती है, उसकी एक बाउंड्री लिमिटेशंस होती है। तो हम लिमिटेशन के अंतर्गत चीजों को याद कर सकते हैं, और वो काम यहाँ पर आप लोग करना है।
इसीलिए मैंने 4 स्पेशल मरीन नेशनल पार्क जो थे वो आप लोगों को यहाँ पर याद कराए। इनकी लोकेशन याद कर लेना, इनसे अगर प्रश्न पूछेगा तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। कच्छ और मन्नार, ये दोनों तो आप लोगों को पहले से पता होगा। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो है जो कि साउथ अंडमान के क्षेत्र में है, और गहीरमाथा उड़ीसा में। गहीरमाथा थोड़ा सा बड़ा फेमस है ऑलिव रिडले कछुओं के लिए, इसलिए ये टॉपिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। ठीक है, अब बातें समझना। यहां पर जो बायोस्फीयर रिजर्व अभी आपने देखा था इन सीटू अप्रोच के अंतर्गत, यहां पर ये जो बायोस्फीयर रिजर्व आप लोगों का था, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चीजों को देखते हैं। ठीक है, डिटेल में इसलिए देखते हैं क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक दरअसल। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको एक बार यहां पर देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो भाई, तो पहले बात बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है ना, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट आप यहाँ पर देख रहे होगे, कलर के हिसाब से आप देखो तो कलर जो कोडिंग की गई है ना, अंदर सबसे डार्क एरिया है, इस डार्क एरिया को हम लोग कहते हैं कोर एरिया। ठीक है, इसके बाद आप जो सेकंड वाला लोकेशन देख रहे हो, जो पार्ट देख रहे हो, उसको हम कहते हैं बफर जोन, और जो थर्ड पार्ट देख रहे हो जो सबसे बाहरी लोकेशन है उसको हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं। ठीक है, तो कोर एरिया, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन होते हैं, ये इन सीटू अप्रोच का एग्जांपल होता है। और ध्यान रखना यहाँ पर ये बात समझना कि जो कोर एरिया होती है यहां पर किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय हस्तक्षेप को प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन होता है, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि संपन्न नहीं की जा सकती है। बफर जोन क्या होता है? बफर जोन में क्या होता है ना कि यहां पर आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, आप यहां पर रिसर्च कर सकते हो, साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर और ट्रेनिंग दे सकते हो लोगों को, आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो भाई, पर्यटन कर सकते हो, आप यहाँ पर शिक्षा का काम कर सकते हो। तो ये छोटी मोटी जो एक्टिविटीज होती है ये बफर जोन में अलाउड होती है। लेकिन बफर जोन के अंतर्गत ध्यान रखना, बफर जोन के अंतर्गत यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, किसी भी प्रकार का परमानेंट, ठीक है, स्थायी अवसंरचना का निर्माण, किसी भी प्रकार का परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण यहां पर नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें किसके बारे में थी? आपकी बफर जोन के संदर्भ में थी। ठीक है, यहां पर मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो कोर एरिया होता है, कोर एरिया के संदर्भ में जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स ये कि यहां पर किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप जो होता है वो यहां पर प्रतिबंधित होता है। ठीक है, बफर जोन में थोड़ी सी छूट देते हैं, लेकिन छूट इस हद तक सीमित होती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, रिसर्च कर लो भाई, ट्रेनिंग कर लो, आप एजुकेशन की बात कर लो, हम अलाउ कर देंगे, आप इको टूरिज्म की बात कर लो, हम अलाउ कर देंगे। लेकिन किसी भी प्रकार का परमानेंट स्ट्रक्चर, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण यहां पर नहीं होगा, एक लिमिटेशन यहां पर ही होती है। अब देखो भाई, जो ट्रांजिशन एरिया होता है, जो ट्रांजिशन जोन होता है आपका, उस ट्रांजिशन एरिया के अंतर्गत क्या होता है ना कि यहां पर हम इकोलॉजिकली और सोशियो कल्चरली, मतलब वहां के जो जनजाति हैं, आदिवासी है, उनको थोड़ा बहुत यहां पर हम अलाउ करते हैं। आप यहां पर कुछ काम कर सकते हो। ठीक है, आप यहां पर खेती कर सकते हो, लेकिन खेती कॉमर्शियल पर्पज से नहीं होगी, आप अपने उपभोग के इरादे से कर सकते हो। तो ऐसी कुछ लिमिटेशन यहां पर ट्रांजिशन जोन के अंतर्गत दी गई है। कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन, इस कैटेगरी के आधार पर क्या होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन में डिवाइड किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि जो भारत है, भारत में नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है, भारत में नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए। ठीक है, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व यहां पर क्या किए गए हैं? घोषित किए गए। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दरअसल यूनेस्को क्या करता है ना, यूनेस्को भी एक यहाँ पर मैब नाम से, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व नाम से एक प्रोग्राम चलाता है। ठीक है, भारत में इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो कि इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो यूनेस्को का जो मैब प्रोग्राम है, अब प्रश्न क्या बनकर के आएगा? प्रश्न बनकर किया आएगा कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ठीक है, ध्यान देना, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है वो किस संस्थान का प्रोग्राम है? तो आंसर क्या होगा? यूनेस्को का प्रोग्राम। ठीक है, ध्यान यहां पर एक बात और देना, यूनेस्को ने इस प्रोग्राम को 1971 में स्टार्ट किया था। ठीक है, और यहां पर जिन 12 बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं उनके लोकेशन आप चाहो तो यहां पर देख सकते हो। ठीक है, वो कहां कहां पर लोकेटेड है ये देख सकते हो। जैसे कि भारत में जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो आपका कौन सा था? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था उसका नाम था नीलगिरी। ठीक है, आपने नाम सुना भी होगा, नीलगिरी। ये आपका 1986 के अराउंड में इसको यहाँ पर बनाया गया था। तो ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर था। ठीक है, अब ध्यान रखना क्या रखना कि इन 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो यहाँ पर शामिल किए गए। ठीक है, इसमें भी जो सबसे रिसेंट है, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को 11 ही पता होगा, मुझे एकदम भरोसा है कि आप में से सिर्फ आप लोगों में से मतलब अच्छे खासे लोगों को 11 यहाँ पर आंकड़े पता होंगे। सबसे लेटेस्ट जो है वो है पन्ना,
जो कि मध्य प्रदेश का है, और इसको लेटेस्टली यहाँ पर क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, एक बार इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, इससे पहले कंचनजंगा को शामिल किया गया था 2018 में। ठीक है, तो ऐसे क्या है, कुछ चीजें यहाँ पर शामिल की जाती रहती है। ठीक है, सबसे लेटेस्ट है जो 12वां है वो ये इंफॉर्मेशन है, तो आप लोग इसको यहाँ पर देख लेना। ठीक है, ये आप लोगों का क्या हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में हो गया। अब देखो भाई, गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट इनके संरक्षण के लिए, ठीक है, जानवरों के संरक्षण के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव अलग से भी स्टार्ट करती है, बहुत सारे प्रोग्राम क्या करती है, उसको लॉन्च करती रहती है। कई बार इन प्रोग्राम से एग्जाम में प्रश्न बनकर के आता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक होमवर्क फिर से दे रहा हूँ, होमवर्क नंबर आप लोगों का 3rd। ठीक है, मैं 3 होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूँ, तीनों पर काम करना है। ठीक है, सिर्फ क्लासेस करने से अगर सिलेक्शन हो जाता ना, तो क्लासेस बहुत सारे लोग करते हैं और फिर यूपीएससी हिंदी से 100% सिलेक्शन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आप लोगों को खुद का वर्क यहाँ पर करना पड़ेगा। होमवर्क आप लोगों के लिए है, मैं 4 प्रोग्राम के नाम बता रहा हूं आप लोगों को, आपको इनमें क्रोनोलॉजी लगा करके कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ठीक है, घड़ियाल, ठीक है, क्रोकोडाइल, ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्ट आपका एलिफेंट। ये 4 जो चीजें हैं, 4 जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के स्टार्ट किए गए, इन चारों में आपको क्रोनोलॉजी लगाना है। मैं आपको A, B, C और D, इनका क्या करना है, किस क्रम के अनुसार, किस वर्ष के अनुसार ये बना, शुरुआत की गई, किस वर्ष के अनुसार, इसके आप लोगों को आंसर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। तो 3 आप लोगों को मैंने होमवर्क दे दिया। ये तीसरा होमवर्क आज का आप लोगों का आखिरी होमवर्क था, इसके बार आप लोग देखिएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंतर्गत हम लोग वेटलैंड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वेटलैंड्स के बारे में हम लोग को बात करना है, तो अगली क्लास जो हमारी होगी वहां पर हम लोग वेटलैंड के पूरे टॉपिक को देखेंगे। और उसके साथ ही जो हमारा शेड्यूल में टॉपिक होगा, जैसे मैं एक बार शेड्यूल देख लेता हूँ क्या है। ठीक है, देखो भाई, शेड्यूल हमारा है राष्ट्रीय पार्क। हमने आज राष्ट्रीय पार्क के कल कुछ पॉइंट्स हम लोग और से देखेंगे। ठीक है, हमने बायोस्फीयर रिजर्व के पूरे टॉपिक को देख लिया, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का जो प्रोग्राम उसको हमने देखा। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनकी स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, मैंने आप लोग को बताया कि 1972 वाला जो अधिनियम था, ठीक है, उसके अंतर्गत इनकी स्थापना किया गया। इस टॉपिक को भी हमने देखा है। तो हमने लगभग यहाँ पर टॉपिक देखा है लेक्चर नंबर 2 का भी, लेकिन लेक्चर नंबर 2 में हम कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे, जैसे वेटलैंड के पूरे टॉपिक को। ठीक है, अर्धभूमियां जो है उनके पूरे टॉपिक को यहाँ पर ऐड किया जाएगा, वो क्या होती है, कैसे होती है, भारत में कितनी है, कौन सा कन्वेंशन यहाँ पर है, ठीक है, कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, इनकी बातें हम लोग इस क्लास में अंतर्गत करेंगे वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो आप लोगों का 3 होमवर्क है, वो तीनों होमवर्क एकदम तैयार रखना, आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, और ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, 2023 में बायोडाइवर्सिटी डे की जो थीम है, इस पर आप लोगों को पहला प्रश्न दिया गया है। सेकंड प्रश्न दिया गया कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्यों 1986 में आया था, और जो थर्ड प्रश्न आप लोग का ये है क्रोनोलॉजी लगाने को। ठीक है, क्रोनोलॉजी में लगाने को ये प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को दिया गया। ठीक है, तो प्रश्न को अटेम्प्ट करिएगा। ये बैच प्री टाइम का जो पूरा बैच है आप लोग एक बार जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, मतलब सिलेक्शन के लिए इससे बेस्ट सॉल्यूशन कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये बात बहुत श्योरिटी से मैं कह सकता हूं कि सारे लोग जो यहाँ पर बैच ज्वाइन करें उनका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका कारण ये कि आप लोग अप्रोच नहीं करते हो, आप लोग खुद से मेहनत नहीं करते हो। अगर यहाँ पर होमवर्क दिया जा रहा है, अगर आप लोग क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, तो उसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, ये आप लोगों का काम है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। क्लास का रिव्यू जरूर दीजिएगा। ठीक है, और 6 फरवरी से आप लोगों का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो ज्वाइन जरूर करिए। ठीक है, सभी को जय हिंद, जय भारत।